अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला शरीक हयात अज़ बिन्ते असलम सुनना शुरू कर दिया होगा। इसकी पिछली किस्त आपको हमारे नावल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस नावल को लेकर। तारकोल की सड़क पर व्हील चेयर के पहिए चरचरा रहे थे। 8 महीने बाद वो घर से बाहर निकला था। उनका रुख गांव की अंदरूनी जानिब था, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा था, जहां बाजार सजते थे। और आज तो जुम्मा था, जुम्मा बाजार लगना था, इसलिए उन्होंने वहीं जाने का फैसला किया था। उसकी व्हील चेयर रोबा ने थाम रखी थी। हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफेद आंचल, कैचे में बंधे बाल, पैरों में फ्लैट चप्पल, वो उससे आगे धकेल रही थी। सुफियान भी उनके साथ ही था। जैसे ही वो लोग बाजार के करीब पहुंचे, हैदर का डर और भी बढ़ गया था, और रही सही कसर चेहरा मोड़ मोड़ कर देखते लोगों ने पूरी कर दी थी। उसने चेहरा उठाकर रोबा को देखा। वापस चलते हैं। उसके माथे पर आए पसीने को और लोगों की नजरों को देखकर एक पल को तो उसका भी दिल डूब गया था। अचानक सुफियान के अल्फाज उन्हें सुनाई दिए। पीछे वीसीआर लगा है, अपना काम करें। वो हैदर को घूरती लड़की को कह रहा था, जो दोबारा चीजों पर मुतवज्जे हो गई थी। हैदर, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बहुत से लोग आपको जानते भी नहीं होंगे। सबका सामना करना है हैदर। अपने कंधे पर रखा रोबा का हाथ उसने नरमी से दबाया। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हैदर, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप। और हैदर रजा, कैसे हैं आप? रोबा की उछलती जबान सामने से आती बुजुर्ग और उनके अल्फाज ने रोक दी थी। हैदर खुद हैरत से उन्हें देख रहा था। खलील अंकल? उन्होंने गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया। कैसे हो हैदर? मुझे पता चला था तुम्हारे बारे में। वेल, प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुम गाजी हो और मायूस होने की जरूरत नहीं। मुझे देखो। उन्होंने अपना हाथ जेब से बाहर निकालना चाहा, जिससे हैदर ने रोक दिया। नहीं अंकल, लोग अजीब नजरों से देखेंगे। देखने दो। उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, जो मसनूई था। रोबा और सुफियान का मुंह खुला रह गया। हैदर ने रोबा की तरफ देखा, जो हैरान और परेशान खड़ी थी, फिर सुफियान को, जो पलकें भी नहीं झपक रहा था। अंकल भी मेरी तरह आर्मी ऑफिसर थे। एक जंग में इनके बाजू पर गोली लगी थी। देरी होने की वजह से पूरा हाथ खराब हो गया था, तो उनका हाथ काट दिया गया था। उन्होंने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। ये दोनों कौन हैं? अंकल, ये मेरे छोटे भाई की तरह ही है सुफियान, और ये रोबाइशा है, मेरी वाइफ। आप यहाँ कैसे? जहां तक मुझे याद है, आपको इस तरह की महफिलें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। भाई, जो काम हम खुद और हमारे बच्चे हमसे नहीं करवा सकते, वो हमारे बच्चों के बच्चे करवा लेते हैं। वो देखो, वहां मेरी पोतियां हैं, कल ही मेरे साथ इंग्लैंड से आई हैं। बस इन्हें यहाँ आना था, सो आ गए। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। उसका कंधा थपथपाकर वो चले गए। रोबा पंजों के बल उसके पास बैठी। मुझे यकीन नहीं आता हैदर, आपके इर्द गिर्द कितनी मिसालें मौजूद हैं, और आप ऐसे हैं। देखें इन्हें, इनका हाथ नहीं है और कितनी खुलकर जिंदगी जीते हैं। और आप उनसे कम उम्र होकर अपने तमाम उज़ू के साथ भी इतने ना उम्मीद। इन्हें वो मोहताजी नहीं देखनी पड़ती जो मैं देखता हूं। वो अपनी जरूरियात के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करते। वो बाईं हाथ से खाना खाते हैं हैदर। इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? वो अपना काम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, वो नॉर्मल नहीं है। और आप कभी भी नॉर्मल हो सकते हैं। आपकी टांगे रुकी हैं, जो कभी भी ठीक हो सकती हैं, मगर उनका हाथ तो कभी वापस नहीं आ सकता। अब भी आप खुद को मजबूर और बेबस महसूस करेंगे हैदर। बस थोड़ी सी विल पावर पैदा करें अंदर, थोड़ी सी हिम्मत। ये नजरें आपको घूर सकती हैं, निगल तो नहीं ना? तो क्यों डर रहे हैं आप इनसे? वो मेजर हैदर जो कभी बंदूक से नहीं डरा, वो लोगों की नजरों से घबराने लगा। क्यों? सिर्फ अपनी कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, जिसे उसने बिला वजह अपने सर पर सवार कर रखा है। अपनी कमी को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। खुद को देखें। वो चल सकते हैं, मगर अपने हाथ को एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चल नहीं सकते, मगर आप अपने हाथों को मंजर कशी में सर्व कर सकते हैं। उनसे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अपनी कमी के साथ जिंदगी जी सकते हैं, तो आपको भी अपनी कमी के साथ मुस्कुराना होगा हैदर। उठाएं सर, देखें इन लोगों को। क्या ये सब खुश हैं?
देखें उस लड़की को। उसने सामने की तरफ इशारा किया जहां सूरजमुखी नुमा लड़की खड़ी थी। हद से ज्यादा गोरा रंग, चेहरे, गर्दन, हाथों से नजर आती रगें, भूरे बाल, भूरी भवें, चुंधियाई आंखें। उसे धूप से खतरा है। वो धूप में नहीं निकल सकती, उसकी आंखें नहीं खुल सकती, लेकिन फिर भी वो सबका सामना कर रही है। लोग उसे भी देख रहे हैं, वो भी डर कर घर बैठ जाए। देखें उस दुकानदार को। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां आधी हैं, जो किसी मशीन में आकर कटकर गिर गई। तो क्या वो उसका रोना रोकर काम छोड़ दें, कपड़े बेचना छोड़ दें? देखें उस अम्मा को। उनकी कमर झुकी हुई है, मगर फिर भी वो चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती हैं। अपनी कमी को वजह बनाकर भीख मांगना मंजूर नहीं, तो खुद को देखें। क्या आप इनसे भी कमजोर समझते हैं खुद को? गर्दन झुकाए वो सुन रहा था। सुफियान, उस दुकान पर चलो, मुझे कुछ पेंट्स और कलर्स देखने हैं। सुफियान ने मुस्कुराकर व्हीलचेयर को आगे धकेल दिया। वो भी उनके पीछे ही वहां पहुंच गई। आप कैसे कर लेती हैं हैदर भाई को मनाना? मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, मगर आप तो चुटकी बजाते मना लेती हैं। कैसे? सुफियान के सवाल पर उसने मुस्कुराकर उसे देखा। और मुझे हैदर को मनाना सबसे आसान काम लगता है। उनकी गलतफहमियों को दूर कर दोगे तो खुद ब खुद मान जाएंगे। और वैसे भी वो मुझे मना नहीं करते, शायद अदब और एहतराम की वजह से। रोबा आपी। उन तीनों ने एक साथ दाईं जानिब देखा, जहां जेबा पुरशौक नजरों से उन्हें देख रही थी। सुफियान के होंठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई थी। जेबो, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? अकेली नहीं, अपनी सहेलियों के साथ आई हूं, और बख्तू भी वही हैं, वो देखें। उसने खौफजदा नजरों से हैदर को देखा। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। बख्तू हैदर को देखकर रोबा के पीछे छुप गया था। हैदर को उसे देखकर यशमान याद आ गया था। छोटा सा तो था, वो किसी से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो इसकी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इस हादसे में एक अच्छी चीज भी तो हुई थी। उसने रोबा की जानिब देखा, जो उसे अपने पीछे से निकालने की कोशिश कर रही थी। व्हीलचेयर के पहिए आगे बढ़े तो वो डरकर और पीछे हो गया। बख्तावर, मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, हम खेल रहे थे। उसने हाथ खींचकर उसे सामने किया। मैं जानता हूं तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, हम सब जानते हैं वो एक हादसा था। तो मेरी सजा मेरी आपा को क्यों दी? उसके सवाल पर रोबा को भी हैरत हुई थी। हैदर की तो तवक्को ही नहीं थी इस बात की। इन्हें क्यों वनी कर दिया आपके साथ? आप तो चल भी नहीं सकते। मेरी बहन तो इतनी अच्छी थी, उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत रोया था जब आपा गई थी, बहुत ज्यादा। बख्तू ये। मगर हैदर ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। हाँ, तुम्हारी आपा के साथ बहुत गलत हुआ। उसे एक ऐसे इंसान के साथ रहना जाना पड़ा जो चल नहीं सकता, मगर मैंने तो आजाद कर दिया था। मेरे पास वापस आना तुम्हारी आपा की मर्जी थी, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, और मैं भी उसकी जिम्मेदारी हूं। और तुम्हारी आपा को जिम्मेदारियां निभाना अच्छा लगता है। और अब तुम अपनी आपा से पूछो कि क्या वो खुश हैं? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बख्तू, मैं बहुत खुश हूं। देखो, मैं आज यहां आई हूं घूमने इनके साथ, और तुम फजूल की सोचे मत पालो कि तुम्हारी वजह से मैं तकलीफ में हूं, और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत भी नहीं है। हैदर ने उसके हाथ को गर्मजोशी से दबाया तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। आपा चने ना, कुछ खरीदते हैं। जेबो उसे खींचते हुए ले गई थी। हैदर, सुफियान, बख्तू एक साथ हो गए थे। ये वाली दिखाओ। हाँ, ये धानी रंग की चूड़ियां। वो दोनों ज्वेलरी स्टॉल पर खड़ी मसनूई जेवरात देख रही थी। जेबो चूड़ियां मांग रही थी तो वो झुमके, हार सब देख रही थी। जेबो ने हैरत से उसे ज्वेलरी खरीदते देखा। आपा, आप कब से ये सब इतना ज्यादा खरीदने लगी? उसने मुस्कुराकर उसे देखा और एक झुमका कान से लगाया। क्यों, मैं ये नहीं खरीद सकती? नहीं, पहले आप ये सब नहीं खरीदती थी ना। आपको ये सजना संवरना सिंगार पसंद नहीं था? शादी से पहले इसलिए नहीं करती थी कि करके दिखाऊं किसे। सिंगार करने का असल मजा तब आता है जब आपको कोई देखने वाला हो, आपकी चूड़ियों की खनक कोई सुनने के लिए बेताब हो, आपकी बिंदिया की चमक किसी की आंख झुका दे, आपका हुस्न सरापा कोई दिल में बसाना चाहे। पहले कोई ऐसा था नहीं, अब हैदर है ना, उनके लिए करूंगी।
जेबा के साथ साथ दूसरी औरतों ने भी हैरत से उसे देखा। लगता है नई नई शादी हुई है। जी, मैं 8 माह बोसीदा वो नई नवेली दुल्हन हूं जिसके हाथ पर ना तो शगन की मेहंदी लगी थी, न माथे पर बिंदिया थी, जिसके तन पर न वो सुहाना जोड़ा था जिसका शौक रंग उसके आने वाली रंगीन जिंदगी का पेश खैमा होते हैं। लेकिन अब होगा, 16 सिंगार होगा। उन औरतों को हैरान छोड़कर वो हैदर की जानिब आ गई। वो पुरशौक नजरों से चारों ओर देख रहा था। लोगों की बातें, खुशियां, कह कहे, रंग बरंगे कपड़े, चेहरों पर पड़ते शीशों के अक्स, बाजार में रक्स करती चूड़ियों पायलों की झनकार, ताजा गुलाबों की खुशबू। इतने वक्त बाद अपने इर्द गिर्द इतनी चहल पहल देखकर उसे सुकून सा मिल रहा था। व्हीलचेयर के पहिए मट्टी से अटे सोलिंग पर निशान छोड़ते आगे बढ़ रहे थे। हैदर अच्छा लग रहा है। हाँ। आवाज पर तवज्जो दी तो पलट कर देखा। रोबा दांतों की नुमाइश करती उसे घूर रही थी। सुफियान, क्यों, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? उसने भवें उचका कर कहा तो सर झुका गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोबा की नजर फूलों पर पड़ी तो उसे धकेलती वहां ले आई। गुलाब, पिंक रोज, गेंदा, चंबेली, हर तरह का फूल था। वो रोज को पानी लगाकर बर्फ के ऊपर रखा गया था। उसने इश्तियाक से एक फूल उठाया। हैदर की तवज्जो किताबों के स्टॉल पर थी। स्टॉल पर लगे नॉवेल्स उसे अपनी जानिब खींच रहे थे। उनमें से एक उसने पसंद भी किया। अचानक उसे तमाम नजरें खुद पर महसूस हुई। औरत, मर्द, जब बच्चे भी मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो मुंह खुला रह गया। घुटनों के बल बैठी वो उसे फूल दे रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत। बाजार का हर रंग सिमटकर उसके चेहरे पर उतर आया था। हर मंजर उसके वजूद के आगे मान पड़ गया था। ले लें। उसकी खनकती आवाज इसे होश में वापस लाई थी। इसने फूल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी उंगलियों को छूती उंगलियां इन दोनों के अलावा हर चीज पत्थर कर गई थी। चाचा, चाशनी और डाल दो। क्या घर लेकर जानी है तुमने? जेबो जलेबी खाते जलेबी वाले को कम चाशनी पर कोस रही थी। सुफियान कुछ दूर ही अपने लिए शर्ट्स देख रहा था। इसे देखकर इसके पास आ गया। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ खाने के लिए पैदा होते हैं और तुम उनमें से एक हो। अपने औकब से आती आवाज पर उसने पलट कर उसे देखा। मुंह में जलेबी ने कड़वाहट घोल दी थी। अपनी आंखें चुंधिया कर उसे देखा। तो अपने पैसों से खाती हूँ। तुम्हारी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? अल्लाह ना करे मेरी छाती पर सांप लौटे। लेकिन इतना खाओगी ना तो तुम्हारे गाल मोटे हो जाएंगे। फिर किसी ने लड़का नहीं देना। हाँ तो ना दे, मैंने लड़का लेकर करना क्या है? चाचा, एक प्लेट पकोड़े दें। पर्स में से 100 रुपए निकालकर दुकानदार को थमाए तो सुफियान उसे देखता ही रह गया। दुकानदार से नोट वापस खींचा। खबरदार, जो और खाए तो मोटी भैंस बन जाओगी। जेबो ने उसके हाथ से नोट छीना। तो होने दो, तुम्हें क्या है? नोट दोबारा दुकानदार को पकड़ाकर प्लेट पकड़ी जिस पर सुफियान ने भी हाथ डाल लिया। नहीं, तुम ये नहीं खाओगी, बहुत तेल है इसमें। प्लेट अपनी तरफ खिसका कर चीखा। उसमें तेल हो या पानी, मैं तो खाऊंगी। उसने प्लेट छीनकर पकोड़ा उठा लिया और मुंह में डालने लगी। जब वो बुलंद आवाज से चीखा, जो आज पकोड़े खाएगा वो सबसे बड़ा लानती होगा। जेबा का हाथ वहीं रुक गया और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी पकोड़े खाना छोड़ चुके थे। वो हल्का सा जेबो की जानिब झुका। अब खाओ पकोड़े, टहका लगाकर वो चला गया। पीछे जेबो मुंह बसोर कर रह गई थी और दुकानदार सुफियान पर लानतें भेज रहा था। हैप्पी वैलेंटाइन डे हैदर। उसने हैरत से उसे देखा और फूल पकड़ लिया। अक्टूबर में कौन सा वैलेंटाइन डे मना रही हैं आप? हम आजाद कौम हैं हैदर। हमें जिस दिन सच्ची मोहब्बत का इदराक हो जाए, हमारा वैलेंटाइन डे उसी दिन हो जाता है। दुकानदार को पैसे देकर उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। हैदर ने कुछ कहने की गर्ज से उसे करीब बुलाया। कान करीब आने पर वो शरारत से मुस्कुराया। रोबा, आप ना, जी मैं ना, आप ना एक नंबर की छिछोरी हैं। अपना शोशा छोड़कर वो खुद ही हंस दिया, जबकि रोबा का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया और उसी के साथ ही हैदर की बत्ती सी बंद। सॉरी, अगर इससे आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट रहेगी तो इट्स ओके। खोई मुस्कुराहट फिर वापस आ गई थी। तुम तैयार हो?
घर आते ही उसने पहला सवाल नाजी से यही किया तो जो कुछ कंफ्यूज सी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। नदीम, मैं कह रही थी कि मैं नहीं जाती। उसने हैरत से उसे देखा। नाजी, हम इस बारे में सुबह बात कर चुके हैं ना, चुपचाप तैयार हो जाओ। वो आगे बढ़ने लगा तो उसने बाजू थाम कर रोक लिया। सुने ना, आप जानते हैं ना शाह को इन महफिलों से, हुजूमों से कितनी घबराहट होती है। वहां जाएगा तो सिर्फ परेशान होगा, घबरा जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, वहां जाकर भी सारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। आपको कंपनी भी नहीं दे पाऊंगी और एंजॉय भी नहीं होगा, तो फायदा। इसलिए आप अकेले चले जाएं, मुझे नहीं जाना, मेरा मन भी नहीं है। उसने गहरा सांस लेकर उसे देखा। उस दिन मेरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझसे शाह की परेशानी नहीं देखी जाएगी, इसलिए प्लीज प्लीज। मासूम सा चेहरा बनाकर वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, जो कामयाब भी हो गई थी। ठीक है। पार्टी अपने उरूज पर चल रही थी। डॉक्टर चार्ल्स के बेटे की बर्थडे थी, जिस पर इसे भी फैमिली के साथ मदऊ किया गया था। हाथ में जूस का ग्लास पकड़े वो महवे गुफ्तगू था। गुफ्तगू का मौजू हमेशा की तरह जदीद तकनीक और मुल्क की मामलात थी, जिस पर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स भी उसी टेबल पर आ गए थे। डैमिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आपकी वाइफ नहीं आई मिस्टर अकबर? वो एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। ओह सैड। क्या हुआ है आपके बेटे को? कुछ खास नहीं, एक्चुअली उसे पार्टीज और गैदरिंग से थोड़ी घबराहट होती है, तो इसलिए नाजी भी उसे फोर्स नहीं करती। मिसेस चार्ल्स ने तन से उसे देखा। पाकिस्तानी बीवियों का यही मसला है, शादी के बाद अपने आप को भूल जाती हैं। मगर मुझे ये कभी नहीं लगा था नाजिया भी उनमें से एक हो जाएगी। मतलब वो एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना फ्यूचर ही बर्बाद कर लिया। मुझे देखो, मैं भी 3 बच्चों की माँ हूं और मेरे बेटे अपनी नैनीज के पास ही रहते हैं। इन्हें तो मैं याद भी नहीं, खुद से लापरवाह नहीं रहती। वहां बैठी हर यूरोपीय औरत ने इस बात से इक्तिफा किया था और अपनी हंसी छुपाने की भी कोशिश कर रही थी। नदीम ने आंखें चुंधिया कर उसे देखा। लेकिन हमारी तरबियत ऐसा नहीं कहती। हमारे यहाँ बच्चे अपनी माओ की गोदों में ही पलते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि हमारे वालिदैन ने हमारे क्या हुकूक अदा किए हैं। हम मशरकी लोग पैसा बैंकों में कम और अपनी औलादों पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब हमें जरूरत हो तो पैसों की कमजोर छत नहीं, बल्कि एक मजबूत लाठी मिल सके। और जहां तक रही बात मगरिबी बच्चों की, तो वो परिंदों की मानद ही जब बड़े हुए अपने घोंसलों से निकलकर अपना माजी भूल गए, रिश्तों का लिहाज भूल गए। लेकिन हम अपनी बच्चों की जड़ें अपने माजी के इक़दार से जोड़े रखते हैं, ताकि उन्हें अपने बुजुर्गों की इज्जत और उनके हुकूक की अदायगी पता हो। इसलिए मैंने नाजी को सिर्फ शाह की परवरिश पर मामूर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इतनी काबिल है कि मेरे बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। तो जब मैं धूप में जल रहा हूं, तो उन्हें छांव में रहने देना। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। वहां मौजूद हर शख्स को इस बात का बुरा तो लगा था, लेकिन माहौल में तनाव न हो इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन उसके बाद उसने पार्टी में 1 घंटा तन्हाई के उरूज पर गुजारा था। बिना बताए वहां से निकल आया। घर आया तो हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई थी। नाजी और शाह का कमरा भी बंद था। टाई नोचने के से अंदाज से में खींच कर ढीली कर ली। थका मांदा वजूद सोफे पर ढह सा गया था। साइड टेबल से इसने इसकी तस्वीर उठाई। आज मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बिल्कुल अकेला हो गया था मैं, मगर क्या करता, तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन पाता। मगर तुम भी गलत हो नाजी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। पटकने के अंदाज से तस्वीर वापस रखी और फोन निकाला। लैला, कहाँ हो? ठीक है, मैं आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो सोफे पर सर टिकाए लैला के घर मौजूद था। लैला ने एक नजर ठंडी होती कॉफी को देखा और फिर उसे जो कनपटियों को मसल रहा था। नाजी से झगड़ा हुआ? उसने नफी में सर हिलाया। उसके पास लड़ने के लिए भी टाइम नहीं है। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मेरा सारा वक्त तुम्हारा है नदीम? उसने हैरत से देखा। मैंने तुमसे वक्त कब मांगा लैला? और ना ही मैं यहां तुमसे नाजी की चुगलियां करने आया हूं या अपने दुख बताने हैं। जोसेफ के बारे में बात करने आया हूं। लैला के चेहरे पर एक साया लहरा गया। कॉफी का सिप लेकर उसने बेजारी से कप धकेल दिया।
मैं और बना देती हूँ। कप उठाकर जाने लगी। रहने दो, तुमने जोसेफ का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया? गोद में रखे हाथ आपस में उलझ गए थे, होंठ भींच लिए थे। नदीम, मुझे जोसेफ से शादी नहीं करनी। 6 साल पहले जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था लैला। तब मेरी जिंदगी में नाजी थी। अगर वो ना होती तो तुमसे बेहतरीन कोई ना होता। तो इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में भी मैं नहीं हूं तो अपने खुला को भर लो। साकिन जिंदगी एक डमी की तरह गुजारना कोई अक्लमंदी नहीं है। लैला ने हैरत अंगेज नजर उस पर डाली। तो मर्दों को ये गलत फहमी क्यों रहती है कि तुम किसी लड़की को छोड़ दोगे तो वो सारी जिंदगी तुम्हारा गम मनाती रहेगी? बहुत ऊंचे भरम पालते हो। तो तोड़ दो मेरा भरम, क्यों मुझे वहमों में रहने देती हो? कर दो जोसेफ को हाँ, वो एक बेहतरीन लड़का है जिसने तुम्हें पाने के लिए मजहब बदल लिया। और क्या सबूत चाहिए? नदीम, मुझे लगता है मेरे और उसके ख्यालात एक जैसे नहीं। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। वो तुम्हारे जैसा नहीं। बेवकूफ, तुम्हें उसमें भी मुझे ही देखना है। तो क्या तुम सारी जिंदगी मेरा ही गम नहीं मना रही? अगर तुम मुझे छोड़ चुकी हो तो मुझ जैसे की तलाश क्यों है तुम्हें? तो मुझ जैसा बिल्कुल अलग इंसान ढूंढना चाहिए। मुझ में खामियां हैं, लेकिन जब तुमने मुझे पसंद किया, मेरी खामियों समेत किया। मैंने नाजी को खामियों समेत, जोसेफ ने तुम्हें खामियों समेत। क्या जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसे उसी हालत में करते हैं? उसे बदलना मतलब दूसरे को अपने इशारों पर नचाना। एक जैसी खुसूसियात कोफ्त का बाइस बनती है। मकनातीस की भी जुड़ने के लिए एक दूसरे से मुख्तलिफ होना पड़ता है। किसी रिश्ते में भी मकनातीसी कुव्वत के लिए उनका एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होना जरूरी है। उसकी कुछ आदत तुम्हारी उसे नागवार लगे, कुछ उसकी तुम्हें। यही तो जिंदगी का मजा है। हम कभी भी दूसरे इंसान का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में लेकर नहीं चलते। उसे रिजेक्ट मत करो, वो अच्छा लड़का है। वक्त ले लो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लैला, मैं नहीं चाहता मेरी बेहतरीन दोस्त सारी जिंदगी एक गैर अक्लमंदाना अमल में गुजार दे। उसने असबात में सर हिलाया। नदीम ने एक नजर अपने फोन को देखा जहां नाजी की कॉल्स आई हुई थी। वो फोन उठाता उससे पहले लैला का फोन बज गया। उसने हैरत से नदीम को देखा। नाजी का है, उसने इशारे से उठाने का कहा। हाँ लैला, नदीम ना फोन नहीं उठा रहे। उन्हें कहना आते हुए गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। फाइल्स के साथ गाड़ी का लाइसेंस भी छोड़ गए हैं, वॉलेट भी यही है। तो प्लीज जल्दी में रेस ड्राइविंग मत करें। कॉल कट गई थी। तुम उससे बताकर आए थे? इसने नफी में सर हिलाया। तो 5 साल से यही तो कमाया है। यकीन, वो जानती है रात के इस वक्त में घर से बाहर हूं तो तुम्हारे साथ। एक वाहिद दोस्त तुम हो मेरी। और दूसरी बात, वापसी पर मैं अक्सर गाड़ी ओवर स्पीड पर चलाता हूं। मैंने नाजी को यकीन दिया क्योंकि मैंने नाजी पर यकीन किया। तुम्हें भी जोसेफ पर यकीन करना होगा। उसके सर पर हाथ रखकर वो दरवाजे की जाने बढ़ा। नदीम, मैं दोस्त हूं, बच्ची नहीं जो मेरे सर पर प्यार देकर जा रहे हो। वो हंसता हुआ पलटा। पता नहीं यार, शादी के बाद मुझे हर लड़की में बेटी नजर आती है। शायद इसलिए तुम दोस्त से बढ़कर मुझे मेरी छोटी उसने कुशन उठाकर उसे मारा तो वो हंसता हुआ बाहर निकल गया। कल का दिन हैदर के खूबसूरत दिनों में से एक था। कल सुबह से शाम तक बाजार में गुजरा था। रोबा ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया था, मगर आज सुबह से उसे बेचैनी हो रही थी। अजीब सी कैफियत थी उसकी। न कुछ खाने का मन था और न पीने का। बेड पर लॉन में कहीं भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसने सोने की भी कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं। दोपहर सर पर आ गई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो बेजार बैठा था। रोबा उसके लिए सूप लेकर आई थी। हैदर, सूप पिए? नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा मन नहीं है। रोबा ने खफगी से उसे देखा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये खाना पड़ेगा। उसने चम्मच मुंह को लगाया जो उसके गिरने के डर से निगल लिया। मगर अनचाही चीज हमेशा उथल पुथल मचाती है। उसके साथ भी यही हुआ था। उसे उल्टी आ गई थी जो ब्लैंकेट के साथ रोबा के कपड़े भी खराब कर गई थी। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया था। एक के बाद एक महलूल उसके अंदर से ऊपर आता जा रहा था। उसकी गैर होती हालत देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। सुफियान,
सुफियान! खौफजदा लर्जती आवाज सुनकर सुफियान बाहर से अंदर आया तो सामने का मंजर उसके लिए नया नहीं था। टेक लगाए वो लंबे लंबे सांस ले रहा था और रोबा उसके हाथ पैर मसलने में मसरूफ थी। हैदर, सुफियान ने व्हीलचेयर पर बिठाया और वॉशरूम ले गया। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे। वो सर हाथों में गिराए फूट फूट कर रोने लगी थी। सब मेरी गलती है। वो नहीं कहना चाहते थे तो क्यों खिलाया मैंने? मेरी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। थोड़ी देर बाद सुफियान बाहर आया। हैदर, वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी तो सुफियान ने रोक दिया। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो अकेले रहना चाहते हैं। आप भी चेंज कर लें, वो ठीक है। खुद वो बेड की जानिब आ गया। ब्लैंकेट, बेडशीट सब उतार कर फेंक दी। नई बिछाने लगा जो उसने पकड़ ली। उन्हें देखो, उन्होंने कहा अकेला छोड़ दो तो तुमने छोड़ दिया। जाओ। बगैर कोई सवाल जवाब के वो चला गया था। उसे चेंज करवा कर वो बाहर ले आया। तब तक रोबा बेडशीट बिछा चुकी थी। उसके आते ही घुटनों के बल नीचे बैठ गई। हैदर, लेकिन उसके कपड़ों को देखकर वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। आई एम सॉरी, बस इसी शर्मिंदगी की वजह से वो नहीं चाहती थी। हैदर, मगर वो पहियों को धकेलता बेड की जानिब बढ़ गया। सुफियान ने उसे रुकने का कहा। अलमारी से कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम आ गए। शॉवर के नीचे फर्श गीला था। जब सुफियान बाहर था वो शॉवर के नीचे भीग रहा था। नीचे बैठकर फर्श पर बहते पानी को देखा। इनमें हैदर के आंसू भी शामिल होंगे। कपड़ों समेत ही वो शॉवर के नीचे खड़ी हो गई थी। बूंद बूंद पानी उसके बालों से गिरकर उसे भिगो रहा था। बंद आंखों से गिरते आंसू भी उसी बूंदों में शामिल हो गए थे। बंद आंखों के झरोकों पर हैदर का आबदीदा और नादिम चेहरा आ रहा था। कल जिस चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहटें थी, आज फिर वही शर्मिंदगी, वही शुक्रगुजारी जो वो देखना नहीं चाहती थी। वो उस पर एहसान तो नहीं कर रही थी। जितना वो उसकी जिंदगी में घुसना चाहती है, इतना ही वो बेगाना रवैया इख्तियार कर रहा है। क्यों? उसने गुस्से से हाथ दीवार पर दे मारा। वो बेड पर गुमसुम सा लेटा था। सुफियान ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन अपनी हथेली पर निकाल रहा था। उसे तो वो मंजर ही नहीं भूल रहा था जो चंद लम्हे पहले हुआ था। उसकी बीमारी उसे किस कदर कमजोर और बेइख्तियार करती जा रही है। सुफियान ने इसे मेडिसिन खिलाई। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता छत धुंधली होती जा रही थी। पलकें बेतहाशा भारी हो गई थीं कि बोझ लगने लगी थीं। आंखें बंद हो रही थीं। दवाई का असर शुरू हो गया था। नींद आ रही थी। हर चीज पुरसुकून होती जा रही थी। मुकम्मल नींद में जाने से पहले उसे महसूस हुआ किसी का हाथ अपने हाथों में, अपने माथे पर, किसी की उंगलियों का लम्स, अपने चेहरे पर पड़ती किसी की गर्म सांसें, बालों में चलते किसी के हाथ। मगर हिम्मत नहीं थी आंखें खोलकर देखने की, इसलिए खुद को नींद के हवाले कर दिया। सुफियान, इन्हें क्या हुआ? ये बेहोश हो गए हैं क्या? नहीं, इन्हें मेडिसिन दी हैं, सो गए हैं। एक गुड न्यूज दूं? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। इस बार हैदर भाई की उल्टी में खून नहीं था। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन अच्छी खबर तो है ना। उसकी बात पर वो मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। उसका हाथ थामे बेड के साथ नीचे ही बैठ गई। आपी, खाना खा लें, वो ठीक है। मुझे भूख नहीं। हैदर ने भी कुछ नहीं खाया। उसका हाथ अपने लबों से लगाकर उसके ऊपर सर रख दिया। उसे देखकर सुफियान को इन दोनों के लिए खासा बुरा लगा था। रात गए उसकी नींद टूटी थी। जीरो बल्ब की जर्द रोशनी पूरे कमरे में फैली थी। ठंड सी महसूस हुई थी। खिड़की में उड़ते पर्दे पर नजर गई। खुली खिड़की की वजह से सर्द हवा कमरे में घुस गई थी। वो पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा था। गुबार जो उतर गया था। गर्दन और कंधों में दर्द हो रहा था। वो दोपहर का सोया अब उठा था। आंखें मलने के लिए हाथ उठाया तो उस पर वजन महसूस हुआ। ब्लैंकेट खिसका कर नीचे देखा तो वो उसका हाथ चेहरे के नीचे रखे सो रही थी। उसे हैरत हुई। उसे कुछ कुछ याद था। दोपहर को वो उसके करीब आई थी, उसका हाथ पकड़ा था और उसके बाद वो ऐसे ही है। रोबाइशा, नरमी से अपना हाथ उसके सर के नीचे से निकाला। रोबा, शायद वो गहरी नींद में थी। रोबा, उसके कंधे को झंझोड़ा तो वो हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ? वो बगैर ताज्जुब चेहरे के उसे देख रहा था। आप कैसे हैं अब? आप कब से ऐसे सो रही हैं? अभी अभी। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है?
अब तो मतली नहीं हो रही, भूख लगी है। ब्लैंकेट की सिलवटें ठीक करते वो कंफ्यूज सी लगी। उसे एकदम हाथ पकड़े जाने पर उसने सवालिया निगाहों से हैदर को देखा, जो उसे अपनी जानिब खींच रहा था। इधर बैठे। गोद में हाथ रखे वो उसके पास बैठ गई। आप कब से ऐसी सो रही हैं? दोपहर से। दिल में एक टीस सी उठी थी। क्यों? पता नहीं। क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की? पता नहीं। उसके पता नहीं से कोफ्त होने लगी थी। हर बात पर पता नहीं। क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं नाराज हूं आपसे। एकदम से वो उठकर जाने लगी तो उसने फिर हाथ पकड़ लिया। अब वो क्यों? क्योंकि आज आपने मुझे मेरी औकात दिखाई है। मेरी कोई अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में। मैं कल भी आपके लिए अजनबी थी और आज भी अजनबी हूं। मैं ही बेवकूफ थी जो खुद को जबरदस्ती आप पर थोप रही थी, इस रिश्ते का हक जता रही थी। उसके हाथ से कलाई छुड़ाने की अनथक कोशिश के बाद वो झुंझला कर रुख मोड़कर बैठ गई। क्या किया है मैंने? हम बचपन से सीखते हैं दोस्त में शुक्रिया मुआवजत जैसे लफ्ज नहीं होते, तो हमारा रिश्ता उससे भी बड़ा है। हमारे रिश्ते में शुक्रिया मुआवजत शर्मिंदगी जैसे जज्बात क्यों हैं हैदर? उसके सवाल ने सारी गलतफहमियां दूर कर दी थी। आज जो हुआ, क्या वो अच्छा था? मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, क्या वो इखलाकियात से गिरी हुई बात नहीं थी? क्या हुआ था मुझे तो कुछ खास याद नहीं। वो एक हादसा था। आपकी तबीयत खराब थी, आपको होश नहीं था, वो बेइख्तियार अमल था। लेकिन इसके बाद जो रद्द अमल था वो बेइख्तियार नहीं था हैदर। आपका शर्मिंदगी से मुझे देखना, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा चुके हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है मैं अब से आपके करीब नहीं आऊंगी। मैं आपको और शर्मिंदा। अचानक उसके खींचने पर वो उसके बहुत करीब चली गई थी। चेहरा बिल्कुल आमने सामने था। मेरी आंखों में देखकर कहो हैदर। वो मैं पल पल कलाई पर बढ़ती उसकी गिरफ्त, उसके चेहरे पर गड़ी उसकी नजर, उसकी सांसों की तपिश। उसने नजरें झुका ली थी। उसकी कलाई छोड़कर उसके हया से मामूर चेहरे को देखने लगा। भूख लगी है मुझे। अस्बात में सर हिलाती वो सीधी हुई और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद उसने बेकाबू दिल पर हाथ रखा। नो, अभी नहीं। वो किचन में थी जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। दबे कदमों से उसने ड्राइंग रूम में देखा तो जीशान आ रहा था। ये फिर आ गया है। अस्सलामुअलैकुम। अस्बात में सर हिलाकर वो दोबारा किचन में आ गया। वो भी उसके पीछे ही चला आया। रोबा, रोबाइशा। रोबा मुझे मेरे अपने कहते हैं। गलत है रोबाइशा, तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। हम दोस्त भी थे यार। जबान संभाल कर बात करें। इस तरह के अल्फाज दोबारा इस्तेमाल मत करिएगा। और जहां तक रही बात दोस्ती की, ना हम कल दोस्त थे और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके जो भी जज्बात थे, सच्चाई देखकर आपको अपने आप पर काबू रखना चाहिए। लेकिन आप हैं कि रोज मुंह उठाकर मुझसे इस तरह की बात करने आ जाते हैं। इतना भी लिहाज नहीं आपको कि मैं शादीशुदा हूं और मुझसे मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं या? उन दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा जहां सकीना जग लिए खड़ी थी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ। उफ, वैसे तो बड़ी पाकबाज बनती हो और नाजायज ताल्लुक। जबान संभाल कर, कुछ भी कहने से पहले पूरा सच सुन लो। रोबा ने उसे तंबीह कर दी, मगर जीशान डर गया था। सकीना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सोच क्या रही हूं? मैं तो देख चुकी हूं। अपने मुंह से कह रही है तुमने मोहब्बत का इजहार किया तो मेरा शख्स सही था। तुम वाकई हैदर की प्रॉपर्टी के लिए उससे रिश्ते में हो। मैं अभी बताती हूं हैदर को। उल्टे कदम लेती वो बाहर निकल गई। जीशान उसके पीछे भागा, मगर वो फिर चैन से काउंटर पर झुकी ब्रेड पर मेयोनीज लगाने लगी। एकदम दरवाजा खोलने पर उसने देखा तो वो आफत की परकाला की तरह आ रही थी। हैदर, मुझे तुम्हें बताना है कि वो जो तुम्हारी नेक सीरत पाकबाज बीवी है ना, उसका। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हो तुम? सकीना की बात बीच में काट कर वो हैदर के हाल अहवाल पर उतर आया था। हैदर को ये दूसरा झटका था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, तुम? हैदर, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें बताना है कि तुम्हारी दोस्त बीवी का तुम्हारे इस दोस्त। सच शुक्र आप आ गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। सकीना और जीशान ने एक साथ दरवाजे पर देखा जहां रोबा ट्रे पकड़े अंदर आ रही थी। मुस्कुरा लो,
अभी तुम्हारी हंसी गायब करती हूँ। बैठ के किनारे पर बैठकर प्लेट उसकी जानिब कर दी। हैदर, जीशान तुम्हारी और तुम्हारी हैदर, जीशान और तुम्हारी बीवी का अफेयर है। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हैदर का चलता मुंह रुक गया। सवालिया निगाहों से रोबा को देखा। निवाला हलक से नीचे उतारा। रोबा ने कंधे उचका दिए। जीशान माथा पकड़ कर खड़ा था। अफेयर नहीं है। जीशान रोबा को पसंद करता था मगर रोबा नहीं। हैदर के इंकशाफ ने सकीना और जीशान दोनों को साकिन कर दिया था, मगर इन दोनों के तासुर बिल्कुल नॉर्मल थे। हैदर, तुम्हें पता था? जीशान के सवाल पर उसने असबात में सर हिलाया। हाँ, रोबा ने मुझे उसी दिन सब बता दिया था जिस दिन तुमने हवेली में कदम रखा था। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। और सकीना, तुम्हारी चुगली करने की आदत गई नहीं अभी तक। हैदर ने भरी महफिल में उसके मुंह पर जूता मार दिया था। जीशान और रोबा सर झुकाए अपनी मुस्कुराहट काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। पैर पटकती वो तो चली गई। जीशान भी जाने वाला था जब हैदर ने उसे रोक दिया। जो बात मुझे रोबा ने बताई, मुझे अच्छा लगता अगर तुम खुद बताते। घुट घुट कर जीना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बताता? कि मेरी मोहब्बत तुम्हारी मलकियत बन गई है। मैं गलत था हैदर। आज तुम्हें सब बताता हूं कि मैंने। रोबा ने बेतासुर से उसे देखा। वरगलाने की कोशिश भी की थी। हाँ, जानता हूं। तुम्हारा दोस्त होने की हैसियत से ये एक इंतहाई घटिया अमल है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर यार, ये मेरी रोबा के तासुरात बदल कर हैरान हो गए। मैं पसंद करता था इन्हें, मगर ये अपने ईमान से ही नहीं। जब भी किया मुझे इनकार ही किया और दो टोक किया। मुझे जलन हो रही है हैदर तुमसे। इतनी वफा मुझे मिल जाती तो मैं फना हो जाता इनके लिए। तुम बहुत किस्मत वाले हो और मेरी दुआ है किस्मत तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो ताकि तुम इनका साथ निभा सको। आमीन। सारी भड़ास एक साथ निकालकर उन्हें देखे बगैर बाहर आ गया था, जहां सकीना उसे इंतजार करती मिली। माथे पर ढेरों बल आ गए थे। हल्के हल्के कदम उठाती वो उसके पास आ गई। देखो, सब मुझे तो पता चल ही गया है, तो क्यों ना एक सौदा करें जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी। हाथ सीने पर बांधे उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। हैदर ठीक हो रहा है और मुझे वो वापस चाहिए और तुम्हें रोबा। तो क्यों ना हम मिलकर उन्हें अलग कर दे। तुम्हें रोबा मिल जाएगी और मुझे हैदर। सकीना की बात पर जीशान की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। मुस्कुराहट ने चेहरे का इहाता कर लिया। कोट ठीक करने के बाद हाथ पीछे बांधकर उसे घूरने लगा, जिस पर वो बुखला गई। क्या है? बचपन से चुगली, मतलब परस्ती और गंदे खेलों के अलावा क्या क्या आता है आपको? सकीना का रंग पल में सुर्ख हो गया था। उसे तंबीह करने के लिए उंगली उठाई जो उसने नीचे कर ली। मैंने हर किस्म का घटिया इंसान देखा है, लेकिन तुम्हारा मुकाम अलग है सकीना आशिर। आशिर, तुम थूक कर चाटने वालों में से हो। पहले हैदर तुम्हारी कमजोरी था, फिर हैदर की कमजोरी तुम्हारी मजबूरी बन गई। तुमने उसे छोड़ दिया और अब जब वो लड़की उसे ठीक करने में कामयाब हो रही है तो तुम्हें हैदर वापस चाहिए। इतना दोगलापन, इतना कोई कैसे खुदगर्ज हो सकता है? मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे सौदे पर, और अब अगर उन दोनों के बीच आई तो मैं तुम्हें जहन्नुम भेज दूंगा। उसे परे धकेल कर वो आगे बढ़ा। जब कराहने की आवाज आई, पलट कर देखा, पैर पकड़े नीचे बैठी थी। शायद मोच आ गई थी। 2 पल उसे घूर कर वापस पलट गया। भाड़ में जाओ। मेरी मोहब्बतों की 4 दीवारी तुम हो, मेरी अदावतों की शहसवारी तुम हो। तुम हो तो हसरतों के रंगीन है बाग, तो तुम ही बेचैनी और बेजारी तुम हो। मेरी मंजिलों की रौनकें तुमसे हैं, तो मेरे रास्तों की तन्हाई तुम हो। क्या सोच रही हैं? उसे सोच में गरक देखकर वो परेशान हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारे इत्तेफाक मेरे साथ होंगे। मुझे कभी भी इत्तेफाकों पर यकीन नहीं रहा, मगर अब मेरा यकीन टूटता जा रहा है। पहले इत्तेफाक से मैं उसी दिन घर वापस आई जिस दिन यशमान की मौत हुई। मुझे वैनी जैसी रस्म से चिढ़ थी और इत्तेफाक से मैं उसी की भेंट चढ़ गई। इत्तेफाक से आप मेरी जिंदगी में आए।
आपसे दूर जाकर भी मेरे साथ आपसे जुड़े इत्तेफाक होते रहे। मैं वापस आ गई और जो डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है वो मेरी पीजी ऑनर का बेटा निकला। इत्तेफाक से जीशान आ गया और इत्तेफाक से ही आप दोनों दोस्त निकले और आज इत्तेफाक से हमें बात करते सकीना ने देख लिया और आज उन दोनों के लिए सबसे बड़ा इत्तेफाक था। आपको इस बात का पहले इल्म था। इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक, इन्हें इत्तेफाक नहीं खुदा की हिकमत अमली कहते हैं। जब किसी को किसी के साथ जोड़ता है तो इत्तेफाक रोनमा होते हैं। जब नए रिश्ते बनते हैं, हम जैसे हमारा। पुरतपेश रोबा की नजरें उसे साकित कर गई थी। प्लेट साइड टेबल पर रखकर वो सर पीछे टिकाए आंखें मूंद गया। एक नजर उसे देखकर वो भी उठ गई तो उसने हाथ पकड़कर फिर बिठा लिया। अगर मैं कभी ठीक नहीं हुआ तो फिर भी मैं खुदा की तमाम नेमतों को एक लफ्ज में लिखना चाहूं तो लिखूंगी हैदर रजा। वो मुस्कुरा भी नहीं पाया था। एक अनजाने खौफ ने उसे आन घेरा था। मामूल के मुताबिक सूरज की किरणों ने हर गोशवारे को रोशन कर रखा था। पर्दे के उकब से आती तेज रोशनी की कोशिश थी कि पर्दे चाक करके अंदर घुस जाए। वो अभी तक नींद की वादियों में था कि अचानक उस रोशनी को सीधा रास्ता मिल गया जो सीधी हैदर के चेहरे पर पड़ी। उनकी हिद्दत और चुंधिया देने वाली रोशनी ने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। आंखें मलते उसने नजर उठाई तो वो मुस्कुराती उसके चेहरे पर झुकी थी। हैदर, मेरे पास एक अच्छी खबर है, आप ठीक होने वाले हैं। आज सुबह। हैदर सो रहा है। नाश्ते की मेज पर रोबा को मुखातिब करते आशिर ने उसे देखा। जी, आजकल वो देर से उठने लगे हैं और मुझे भी उठाना मुनासिब नहीं लगा। फोन की बजती रिंगटोन पर आशिर साहब ने नजर झुका कर देखा। वालेकुम अस्सलाम फहद। यार आशिर, एक अच्छी खबर है। इस हफ्ते की हैदर की मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। यार, उसकी तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। उसका किडनी डैमेज भी रिकवर हो गया है और उसके ऑपरेशन की कामयाबी के चांसेस भी बढ़ गए हैं। आशिर साहब के हाथ से चम्मच गिर गया था। रोबा ने परेशानी से उन्हें देखा। क्या हुआ अंकल? उन्होंने नजर घुमाकर उसे देखा। हैदर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और उसके ठीक होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। उन्हें अपने ही कहे लफ्जों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे उनके चेहरे को घूरते उसका वजूद खुद ब खुद कुर्सी छोड़कर हैदर के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अभी तक सो रहा था। खिड़की से पर्दे हटाकर वो उसके नींद के खुमार से लबरेज चेहरे पर झुक गई। उसकी बात पर वो यकटक उसे देख जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब था। उनकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। उसकी लौ देती नजर रोबा को भी एक लम्हे के लिए सब भुला गई थी। जाने कितने ही लम्हे वो एक दूसरे को ऐसे देखते रहे। फंसूं तो तब टूटा जब दरवाजे पर दस्तक हुई। रोबा एकदम सीधी हुई तो हैदर मुट्ठी भींच कर रह गया, जिसका साफ मतलब था उसे इन लम्हों में किसी की मुदाखलत नागवार गुजरी थी। वो सकीना थी जो हाथों में ट्रे पकड़े खड़ी थी। चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट सजाए वो अंदर की जानिब बढ़ी, जिस पर उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। हैदर ने उठने की कोशिश की तो 2 के बजाय 4 हाथ आगे आए थे। रोबा ने हैरत से दूसरी जानिब खड़ी सकीना को देखा जो घुटने मोड़े बेड पर उसे सहारा दे रही थी। उसका अंदाज आज बेसरोपा था, समझ से बाहर। ये लोमड़ी आज इतनी अच्छी क्यों बन रही है? बेड क्राउन से टेक लगाए वो रोबा के होंठों को ही देख रहा था जो आपस में पेवस्त हो रहे थे। वो इन्हें छू ही लेते अगर ये न आती। उसने नागवारी से सकीना को देखा जो बेड की एक साइड पर टेक गई। हैदर, गुड मॉर्निंग। उसने हैदर का हाथ पकड़ना चाहा जो उसने पीछे खींच लिया, जिस पर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराती रही। तुम्हें पता है फहद अंकल का फोन आया था अब्बा को, वो क्या? मुझे रोबाइशा ने सब बता दिया है। ब्लैंकेट खुद पर ठीक करते वो रुख मोड़ गया। रोबा सोफे पर बैठी कुछ काम करने लगी। सकीना को उसका वहां बैठना कोफ्त कर रहा था। मुझे हैदर से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम बाहर जा सकती हो। रोबा के कुशन ठीक करते हाथ रुक गए। हैदर ने भी हैरत से उसे देखा। जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो उठकर बाहर चली गई और हैदर मुंह खोले बस देखता रह गया। दरवाजे से गायब होते तक नजरें उसके ताक़ुब में थीं, जिसके पलट कर उसका तासुर भी नहीं देखा। हैदर, तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आती थी? दरवाजे से नजर हटाकर उसने सकीना को देखा तो मुंह फेरने को दिल किया। कितनी बेजारी, कितनी बेचैनी महसूस होती है इस चेहरे को देखकर। कभी कभी जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो हमें हर उस चीज से नफरत हो जाती है
जो कहीं न कहीं उससे ताल्लुक रखती है। इसका चेहरा तो दूर जहन में उसके ख्याल से भी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती थी। मुझे बुरा लगता था तुम्हें ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि रोबा के टैल्क की खुशबू कितनी प्यारी है ना। वो अपने धुन में ना जाने क्या बोल रहा था, और वो लिपस्टिक का शेड भी एक ही लगाती है, सूट करता है उस पर, और स्काई ब्लू तो जैसे उसके लिए ही बना हो। हैदर, मैं तुमसे कुछ और बात कर रही हूँ और तुम, वो कितनी प्यारी है ना, मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं खामोश भी हूं तो मुझे होने नहीं देती, कोई ना कोई बात जारी रखती है, मुझे तन्हा नहीं रहने देती। और तुम कितनी दोगली हो सकी ना। जब मैं बीमार था, मर रहा था, तब तुम्हें मुझसे नफरत थी, कोफ थी, घिन आती थी, और आज जब मेरे ठीक हो जाने की खबर मिली तो तुम्हें वजूहात बयान करनी है कि क्यों नहीं आती थी। कोई भी वजह किसी जज्बे से बड़ी नहीं होती। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर मेरी तकलीफ तुम्हें तकलीफ नहीं देती थी, और रोबा मेरी तकलीफ में खुद को समा लेती है। तकलीफ मुझे होती है, आंखें उसकी भर जाती हैं, सांस मेरा बंद होने लगता है, आवाज उसकी निकलना बंद हो जाती है। ये होती है मोहब्बत। तुम्हारी जो थी वो न जाने क्या थी, मगर मोहब्बत नहीं थी। तुम जानती हो मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें यहां। अभी तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत लम्हा जाया करवा दिया। तुम होती कौन हो मेरे कमरे में आकर मेरी बीवी से बाहर जाने का कहने वाली? और वो खुद को मेरी शरीके हयात कहती है, और एक नामहरम औरत के साथ अपने शौहर को छोड़ गई। उसे भी पूछ लूंगा, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ सुनना है। उसके लफ्ज सकीना को निश्तर की तरह लगे थे। गहरा सांस लेकर वो उठ खड़ी हुई। तुम्हारा नाराज होना बनता है, मगर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। उल्टे कदम लेती वो वापस चली गई, मगर उसे फिक्र कहाँ थी। उसे तो गुस्सा आ रहा था रोबा पर, जो इतने करीब आकर एकदम दूर चली गई थी। वो मुंह फुलाई किताब पढ़ने में मसरूफ था। सुफियान चला गया था। बालों का जूड़ा बनाती, हाथों में तेल पकड़े वो कमरे में आई। उसे देखकर हैदर ने नजरें फिर किताब पर टिका दी। ना जाने कौन सा कारोबार शुरू कर लिया था इसने, जो उसे सारा दिन वक्त ही नहीं मिला था मुझे देखने का। नीम गरम तेल लिए वो उसके पैरों की जानिब बैठ गई। वो रोज इस वक्त उसके पैरों की मालिश करती थी। हाथों को तेल से चौपड़कर उसकी जानिब बढ़ाए तो उसने जोर से किताब बंद करके साइड टेबल पर रखी। ये फिक्र का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है रोबाइशा। उसके अल्फाज ने उसके हाथ वहीं जामिद कर दिए। हैदर, हैदर बीमार हुआ? क्या हुआ? हैदर मजाक बनकर रह गया। कभी रोबाइशा के हाथों, कभी सकीना के हाथों। एक जो मुझसे मोहब्बत की दावेदार मेरी बीमारी में मुझे छोड़ गई, और दूसरी मेरी बीमारी से मोहब्बत का दावा करती है, मुझे अकेले किसी और औरत के साथ छोड़कर कमरे से चली गई। चंद लम्हे उसे घूरने के बाद गले से कहीं घुटी सी आवाज निकली। आप नाराज हैं? नहीं, मैं सवाली हूं। मुझे एक बात बताओ, इस कमरे पर किसका हक ज्यादा था, उसका या तुम्हारा? और तुम्हें ऐसा क्या लगा कि हमने ऐसी कौन सी प्राइवेट बात करनी थी जो चुपचाप चली गई, और उसके बाद तो जैसे तुम्हें याद ही नहीं रहा। जाहिल लड़की, कौन सी बीवी किसी दूसरी औरत के कहने पर अपना कमरा छोड़कर जाती है? वो उसे डांट रहा था, गिले कर रहा था, और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे और तब चढ़ गई। मैं लतीफे सुना रहा हूं? नहीं तो आप तो मुझे डांट रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है। नर्म हाथों से पैरों की मालिश करते उसने जवाब दिया। हैदर सब भूलकर उस पल में खो गया था। उसके नर्म हाथ उसके पैरों को छू रहे थे। यकीनन उनकी गर्माहट भी जिल्द में मुंतकिल हो रही होगी, मगर अफसोस सद अफसोस वो कुछ महसूस नहीं कर सकता था। न नरमी, न सख्ती, न दर्द, न ठंड, न गर्मी, कुछ भी तो नहीं। उसने बमुश्किल से आगे झुककर उसके हाथ पकड़ लिया। रहने दें, मत किया करें आप ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं करती हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो अपना हाथ खींच रही थी। हैदर ने उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर हाथ लॉक कर दिया। कहा ना नहीं, मगर वो अपनी पूरी कोशिश से उसकी उंगलियों को छू रही थी। हैदर ने एक झटके से उसे खींचा तो उसके बिल्कुल करीब हो गई। रोबा की हैरान और खौफजदा नजरें उसकी गहरी नजरों में डूब रही थीं। होंठों पर पड़ती उसकी सांसें सनसनाहट पैदा कर रही थीं। ना चाहते हुए भी उसका तनफुस तेज हो गया था।
उसकी लौ देती नजरों में एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर रही थी। गुजरता हर लम्हा सदियों में तब्दील हो गया था और फिर उसकी कुर्बत उसे आंखें मूंदने पर मजबूर कर गई। सुबह का जाया हुआ लम्हा हैदर ने सूद समेत वापस ले लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो उससे दूर हो गया। वो आंखें बंद किए कितनी ही देर उसे महसूस करती रही और वो उसे देखता रहा। सॉरी। हैदर की आवाज उसे वापस ले आई थी। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या हुआ? वो पता नहीं मुझे होश क्यों नहीं रहा। आई एम सॉरी फॉर दिस। वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। किस बात के लिए? मुझसे दूरी इख्तियार करने के लिए या मुझे मेरा हक देने के लिए? अगर तो पहली वाली बात पर आप सॉरी हैं तो हाँ, होना भी चाहिए, और अगर दूसरी वाली बात पर हैं तो कोई बात नहीं। वो उठ गई तो दिल और बेचैन हो गया। आपको बुरा लगा? मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा कि आपने हक जताया मुझ पर, मगर शायद मैं आपको अभी इतनी अच्छी नहीं लगी, आपकी मोहब्बत की हकदार नहीं बन पाई। अफसोस से सर झुकाकर वो सोफे पर लेट गई। न जाने क्यों हैदर का उससे ऐसे दूर जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो भी इस्तराब किसी कैफियत में था। अभी तक वो लम्हा आंखों से महव नहीं हो रहा था, मगर वो उससे अपना आदी नहीं कर सकता था, फिलहाल तो नहीं जब तक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो जाता। उसने नजर घुमाकर रोबा को देखा जो बाजू आंखों पर रखे लेटी थी। उसके खुलते बंद होते होंठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो भी जाग रही है। अगर वो उससे दूर हुआ था तो करीब आने की कोशिश उसने भी नहीं की थी। क्यों? मैं कदम नहीं बढ़ा सकती हैदर, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं अपनी मोहब्बत आप पर थोप नहीं सकती, इसलिए खामोश हो। सोच के ताने बाने सुलझाते वो उसके ना पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देख रही थी। तेरा गम मेरा गम, एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। रुख पलट कर उससे देखा तो हैदर उसे ही देख रहा था। मन ही मन में उससे सवाल किया, नींद नहीं आ रही? उसकी आंखों में उमड़ते सवाल को देखकर उसने नफी में सर हिलाया। क्यों? पता नहीं, आज रूठ बैठी। हैदर, एक बात पूछूं? उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा जो सीधी लेटी छत को घूर रही थी। जब मोहब्बत होती है फिर नींद क्यों नहीं आती? उसके मासूम सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। मोहब्बत बहुत डरपोक छुई मुंह से होती है। उससे डर लगता है कि अगर कभी वो नाआशना रही तो कोई उसका महबूब छीन कर ना ले जाए, इसलिए वो नींद के हक में नहीं है। जहां मोहब्बत के डेड़े होते हैं वहां नींद के बसेरे नहीं हुआ करते, क्योंकि नींद हमेशा से मोहब्बत की दुश्मन रही है। ना सस्सी को नींद आती ना पुन्नों को, बलोच ले जाते ना मिर्जा सोता, न साहिबा तीर तोड़ती न सोहनी सोती, कोई कैसे पक्के घड़े को कच्चे में बदल देता, और न चनाब उन्हें अपनी आगोश में लेता। ये हमेशा मोहब्बत की हरीफ रही है। नजर घुमाकर उसे देखा तो गाल के नीचे हाथ रखे उसे देख रही थी। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। मैं बुरी बातें भी करता हूँ, अजीब बातें करता हूँ, मैं हर लहजा अपना सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझ में डर है, गुस्सा है, मोहब्बत है, नफरत है, नेकी है तो बदी भी है। मैं कामिल नहीं हूं, इसलिए मुझे इस बुनियाद पर अच्छा कहना जल्दबाजी होगी। पहले अच्छे से समझ लो। अब तो जैसे हैं मेरे हैं, फिर चाहे आबाद रहूं या बर्बाद। नजरें एक लम्हे को फिर चार हो गई थी। मैं अच्छी बुरी जैसी भी हूं, तू अच्छा बुरा जैसा भी है। मैं तेरी हूं कैसी भी हूं, तू मेरा है कैसा भी है। तेरा गम मेरा गम, एक जैसा सनम, हम दोनों एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। चलिए मान लिया मेरी मोहब्बत को तो ये डर है, इसलिए नींद को घर से निकाल दिया ताकि आपको कोई छीन ना सके। लेकिन आपकी नींद को किसका डर है? वो क्यों नहीं आ रही? मेरी नींदें तुमसे जुदा कब हैं? निहायत सरगोशी से ये कहा गया जिसे वो सुन नहीं पाई थी। बोले, कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत से कहो सुकून से सो जाए। मुझे कोई छीनने आएगा तो मैं कौन सा उसके साथ भाग सकता हूं? मुझे उठाने में ही तुमने जाग जाना है। उसकी बात पर उसका दिलकश कहकहा गूंज उठा था, जिसे देखकर हैदर खुद अंदर तक जी उठा था। बस कर दो सुफियान, खुदा के लिए बस कर दो, पेट दुखने लग गया है मेरा।
सुफियान की चलती जुबान ने पूरा कमरा सर पर उठा रखा था। हैदर होंठ दांतों तले दबाए पेट पर हाथ रखे हंसती रोबा को देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक ने माहौल बिगाड़ दिया। उन तीनों के चेहरों पर एक साथ नागवारी आ गई थी। सकीना मुस्कुराकर उन सब को देख रही थी, मगर हैदर उसका सर से पैर तक जायजा ले रहा था। जिसने बेबी पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, गले में झूलता सितारों से मुज़य्यन सफेद दुपट्टा। कैसे हैं सब? हैदर, ये देखो मुझे क्या मिला। अलमारी से याद है जब तुम्हारी और मेरी मंगनी हुई थी, ये ड्रेस तुम खास तौर पर मेरे लिए लाए थे। रोबा ने हैरत से उसके सरापे को देखा। अगर वहां पर सुफियान और हैदर की जगह कोई और मर्द होता तो शायद नजर हटा ना पाता। रोबा ने हसरत से उस ड्रेस को देखा। उसकी पसंद बेहतरीन थी। अच्छा है। रोबा की तारीफ पर सकीना ने नखुवत से उसे देखा, मगर हैदर शर्मिंदा सा हो गया था। क्या वक्त था। वो हर पसंद, हर खुशी, हर रंग, हर मोहब्बत निछावर किया करता था उस पर, मगर उसने उसे बेरंग करते एक लम्हा नहीं लगाया था। सुफियान खुद को मिसफिट महसूस करता वहां से चला गया था। जानते हो हैदर, आज मैंने अपना वो संदूक खोला जिसमें मेरी खूबसूरत यादें हैं, तो मुझे ये मिला। आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था, और तब तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये बहुत सादा है, इसलिए तुमने मंगनी पर पहनने से इनकार कर दिया था, ये जानते हुए भी कि ये मेरी चाहत है, सिर्फ कपड़ा नहीं। रोबा ने हैरत से सकीना को देखा। नहीं हैदर, तब ये मुझे इसकी कीमत मालूम नहीं थी। मुझे सबसे बड़ी बुटीक से ड्रेस लाकर दिया था मामू ने, कैसे इनकार कर देती। इसलिए तुमने मेरा दिल तोड़ना मुनासिब समझा और उठाकर फेंक दिया उसे उस संदूक में जहां तुम अपनी यादें रखती थी। तुम्हारे लिए मैं हमेशा से गैर अहम था, वरना अपने हाल को तुम यादों की काल कोठरी में नहीं फेंकती, बल्कि उसे सहज कर रखती। गुस्से से लाल हो गया था। सकीना ने नागवारी से रोबा को देखा। तुम क्या देख रही हो? बाहर जाओ, कभी उसकी जान भी छोड़ दिया करो। रोबा ने हैरत से उसे देखा। हैदर गुस्से से कुछ कहता, इससे पहले रोबा बोल पड़ी। क्यों? ये मेरा कमरा है और मैं इस कमरे से क्यों जाऊं? तुम्हें अगर हैदर से बात करनी है तो तुम्हें मेरे सामने करनी होगी, और मैं ऐसे लहजे की आदी नहीं, तो जरा संभल कर बात किया करो मुझसे। और जब हैदर मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इन्हें अकेला क्यों छोड़ूं? अपने जैसा समझा है? सकीना का मुंह खोला रह गया। उसने उम्मीद से हैदर को देखा जो संजीदगी से रुख मोड़े बैठा था, जैसे मैं तो समझ ही नहीं रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। बदतमीज, तुम समझते क्या हो खुद को तुम? उसने हाथ उठाने की कोशिश की तो रोबा ने पकड़ लिया। हद में रहो, और अगर तुम्हें ज्यादा शोर शराबा करना है तो बाहर करो। हैदर के सोने का वक्त हो रहा है और इस बारे में लापरवाही मुझे बर्दाश्त नहीं। उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाकर वो फूं फूं करती चली गई। रेशमी फ्रॉक से सिरकता रेशमी आंचल वहीं फर्श पर गिर गया था, जिसे वो नजरअंदाज कर गई। रोबा ने घुटनों के बल बैठकर दुपट्टा हाथों पर उठाया। जलाकर राख कर दो इसे। हैदर की बात को नजरअंदाज किए वो उस पर उंगलियां फेर रही थी। कितना खूबसूरत है ये, जैसे आसमान के सारे सितारे इसमें प्रो दिए गए हों। कहाँ से लिया था? मेरी दोस्त की अम्मी अड्डा चलाती थी, उन्होंने खास तौर पर बनाया था मेरी मंगनी के तौर पर। कितनी मेहनत से उन्होंने रेशम के ताने बाने जोड़े होंगे। ना जाने कितने हाथों से उन पर मोती प्रोए होंगे, कितनी बीनाई इन पर जाया हुई होगी। इंसान किसी को बेवकूफ करते एक लम्हा नहीं लगाता। उसे जवाब देते नजर ड्रेसिंग की जानिब गई तो वो सर पर ओढ़े अपने सरापे को देख रही थी। उसके दिल को ठेस सी लगी थी। उतारे उसे, कहा ना जला दे। इसमें आपकी चाहत के साथ दूसरों की दुआएं भी हैं, वो भी जला दूं? मुझे ये बहुत पसंद है, मैं रख लूं? ये उतरन है उसकी, मुझे नहीं बर्दाश्त। पहले मैं और अब ये। हैदर, वो बेयकीनी से उसे देख रही थी जिसकी गर्दन की रगें गुस्से से तन गई थी। क्या झूठ कहा मैंने? क्या मैं उतरन नहीं हूं? मैं उसकी छोड़ नहीं दिया उसने मुझे। पहले अपने आप में गुम रखती, दुनिया की खबर नहीं रखने देती थी। उसकी चाहत फेब का रंग उतरा तो पता चला दुनिया में तो उससे भी ज्यादा रंग है। ऐसे तो नहीं रंगी फिरती थी वो। अपनी मोहब्बत का रंग दिखाकर मुझे अपना कायल किया और फिर छोड़ दिया, और मैं आपके दामन में आ गिरा।
एक छोड़ा हुआ शख्स। और आज जब वो इस दुपट्टे को फेंक गई और आपने ओढ़ा तो दिल फट रहा है मेरा। आप इस काबिल तो नहीं कि आपके हिस्से में उसकी छोड़ी चीजें आए। जानती हैं कल रात मैं आपसे दूर क्यों हुआ था? क्योंकि मैं नहीं समझता खुद को आपके लायक। आप तलाक ले लें मुझसे। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता सकीना चाची का रवैया आपके साथ। आज उसने मेरी मौजूदगी में आप पर हाथ उठाने की कोशिश की है। मेरी गैर मौजूदगी में क्या करेगी? दुपट्टा एक बार फिर सिरक कर जमीन बोस हो गया था। उसकी चमक एकदम मैली लगने लगी थी। मुंह पर हाथ रखती वो रोती वॉशरूम में घुस गई। रोबा, उसने तड़प कर पुकारा भी, मगर दरवाजे के बंद होने की आवाज उसकी पुकार दबा गई। दरवाजे के साथ लगी वो अभी साकित थी। कानों में जैसे किसी ने सूर फूंक दिया हो। यानी 3 महीने से वो गलत फहमी में जी रही है कि हैदर उससे मोहब्बत करने लगा है। वो कल भी उसका शुक्रगुजार था, आज भी वही है। वो कल भी उससे शर्मिंदा होता था, आज भी वो ये एहसास पाल रहा है। जो बात मैं सोच भी नहीं सकती वो उन्होंने कितनी आसानी से कह दी। वो खुद को नाकारा समझते हैं। छोड़ा हुआ शख्स मेरी मोहब्बत का कोई मुकाम नहीं। सकीना की बेवफाई के सामने मेरा कोई मोल नहीं। मेरी मोहब्बत इतनी बेमोल है, वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझते। मुंह पर हाथ रखे वो नीचे बैठती चली जा रही थी। चीखों को गला घोंटती वो टूट गई थी। उसका नाम, भरम, वहम सब चकनाचूर हो गया था, सब। सुफियान, वो दुपट्टा और कैंची दो मुझे। वो जो अभी दरवाजे से दाखिल हो रहा था हैदर के बिगड़े तेवर देखकर हैरान रह गया। ऊपर से उसका हुक्म। हड़बड़ाते उसने वो सब उसे थमा दिया। वो तैश के आलम में उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। सुफियान ने नजर घुमाई तो रोबा कहीं नजर नहीं आई। दुपट्टे के टुकड़े करते हैदर को देखा। रोबा आपी। कैंची चलाते हाथ एकदम रुक गए थे। अफसोस से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, जहां वो महसूस कर सकता था कि रोने में शिद्दत आ गई होगी। पैरों से ब्लैंकेट हटाकर सुफियान को आवाज दी, बिठाओ मुझे। उसकी जल्दी देखकर सुफियान ने उसे थामा। व्हीलचेयर के पहियों को घसीटता वो वॉशरूम की जानिब गया। सुफियान, जाओ यहां से। असबात में सर हिलाता वो निकलता चला गया। हवेली से बाहर निकलते ही उसकी नजर फोन पर पड़ी, जहां जेबो के बेशुमार मैसेजेस आए हुए थे। होठों का अहाता एक दिलकश मुस्कुराहट ने कर लिया। उसका रुख गांव के पीछे टूटे मकान की तरफ था। अचानक ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी थी, दोस्ती होने लगी थी। अपनी अम्मी के बटनों वाले फोन से वो उसे कॉल मैसेज करती थी। वो जैसे ही वहां पहुंचा, खट्टी इमली से मुंह बनाती जेबो नजर आई। परांदे में मुकीद लंबी छोटी आंचल से नीचे कमर पर झूल रही थी। नारंगी रंग की चूड़ियां धूप में चमक रही थीं। सुरमे से लबरेज आंखें उसकी मुंतजिर थी। उसने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चपत लगाई और इमली छीन कर नाली में फेंक दी। 20 रुपए की आई थी। उसने चीख कर अपनी इमली को देखा, फिर गुस्से से सुफियान को, जो पॉकेट से चॉकलेट निकाल रहा था। बोलो क्या कहना है? उसने दांत निकालकर चॉकलेट छीनी और खोलकर लबों से लगा ली। एवं ही दिल कर रहा था, और अगर हैदर भाई को मेरी जरूरत पड़ गई तो? मुंह में घुलती चॉकलेट को महसूस करते उसने मुस्कुराकर सुफियान को देखा। तो रोबा आप ही है ना? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतना मीठा लहजा। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो मैं ना तुमसे वो आई लव। सुफियान का दिल एकदम धड़का। आई लव यू सुफियान जी। चंद लम्हे वो उसे देखता रह गया था। जो बात वो बोलना चाहता था उसने कितनी आसानी से बोल दी थी। इससे पहले वो कोई जवाब देता एक सोच कूंद पड़ी थी। पढ़ती तो ये पहले ही नहीं है, ऊपर से मैंने इसे टू बोल दिया तो इसने सब छोड़ देना है। अच्छा, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। लो, करती हूं, इश्क करती हूं। और वो पागलों की तरह सर इस बात में हिला रही थी। एक चपेड़ मारूंगा कान के नीचे, सारी की सारी आशिकी धरी रह जाएगी। आज टेस्ट था ना साइंस का, दिखाओ कितने नंबर आए हैं। पास हो गई हूं। नजरें चुराते उसने जवाब दिया तो सुफियान ने कीना तोड़ नजरों से उसे देखा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी जेबो साइंस में पास हो जाए। अरे अरे, कहां? उसे जाते देख वो आवाजें लगा रहा था। अम्मी इंतजार कर रही हैं, जूते मारेंगी। उसने चीख कर कहा तो सुफियान ने दांतों तले होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी। कल जब मिलने आओ
तो टेस्ट लेकर आना, और अगर तुम फेल हो गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। उसने रोनी सूरत बनाकर उसे देखा, जालिम, और पैर पटकती चली गई। हाय गालिब, पत्थर दिल महबूब को देखकर तुम्हारी हालत समझ आ गई। अब आएंगे पूरे नंबर मेरी उर्दू मैन। दुपट्टे के पल्लू से नाक पोंछती वो चली गई। सुफियान बमुश्किल अपनी हंसी रोके खड़ा था। पागल, तू पास हो या फेल, शादी तो तुम ही से करूंगा। वॉशरूम के दरवाजे से सर टिकाए वो कितनी देर से उसकी हिचकियों की आवाजें सुन रहा था। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे निश्तर की तरह चुभे हैं। रोबा, वो जो दरवाजे से लगी बैठी थी, चौंक गई। मैं जानता हूं आपको बहुत बुरा लगा है। मैंने कहा था ना, मैं बुरी बातें भी करता हूं, लेकिन जो आपको बुरा लग रहा है वो सच है, और सच कड़वा ही होता है। प्लीज मेरी बात को समझें। आई एम सॉरी, दरवाजे खोलें। उसकी बात को सुना अनसुना करके वो फिर रोने में मसरूफ हो गई थी। रोबा, प्लीज दरवाजा खोलें। मगर कोई रद्द अमल नहीं। मिजाजी खुदा कहती है ना मुझे, मेरा हुक्म है दरवाजा खोलें। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद उसने दोबारा दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर उसने दरवाजा खोल दिया। आंसुओं से धुला चेहरा, गहरी खामोशी, उसे बात करने का मौका दिए बगैर उसकी व्हीलचेयर थामे बाहर की जानिब चल दी। रोबा, कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे, मेरी बात। मगर सामने बैठे लोगों को देखकर वो खामोश हो गया था, जहां उसके नाना जान, बड़े मामू आकर बैठे थे, और साथ में थी उनकी फुप्पो, जिसने 5 साल बाद पाकिस्तान में कदम रखा तो वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल थी। हैदर को देखकर उनकी आंखें खारे पानी से भर गई थीं। अंकल ने बताया था आज आने वाले हैं, ये आपको बताने से मना किया था। उसकी फुप्पो को उसकी जानिब आते देखकर वो उसे छोड़कर किचन की जानिब चल दी, और वो उसकी पुश्त को घूरता रह गया। उसकी फुप्पो उसे सीने से लगाए रोने में मसरूफ थी, मगर उसकी आंखों में उसका रोता चेहरा छुपा हुआ था जो होश में ही नहीं आने दे रहा था। फुप्पो उसको सबके दरमियान ले आई थी, जहां नाना जान, मामू उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर वो पुरसुकून हो गया था। सबको पता चल गया था कि हैदर ठीक होने वाला है, मगर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था वो तो आज नाराज थी। उससे वो बार बार गर्दन मोड़कर किचन में देख रहा था, जहां उसका हेवला सा नजर आ रहा था। नाना जान, मामू और फुप्पो ने एक साथ 2 चेक आशिर की जाने बढ़ाए। आशिर, ये लो। ये क्या कर रहे हैं चचा आपा? देखो, तुमने हैदर के लिए बहुत कुछ किया है, कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, और ये हैदर का हक है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं हैदर के इलाज का इंतजाम कर चुका हूं। अगले हफ्ते हैदर अमेरिका जा रहा है, और जिसके बारे में ये बातें हो रही थी उसे तो कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो रोबा को देख रहा था जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशिर, मैं जानता हूं तुम इंतजाम कर चुके हो, मगर हैदर सिर्फ तुम्हारा बेटा तो नहीं है, हमारा भी है। उसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 100 जरूरियात है हैदर की जो उसके साथ जाएगा। उसकी वैसे मुझे याद आया, तो कौन जा रहा है हैदर के साथ? नाना जान के सवाल पर सकीना अलर्ट हो गई थी। वो चाय की ट्रे लिए उन सब के बीच आई। चाय नाना जान के सामने की तो उसे देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। तुम? इतनी ऊंची आवाज से ट्रे हाथों में थिरक गई थी। हैदर खुद हैरान रह गया था। ये वही वनी लड़की है ना जो हैदर को छोड़ गई थी, है ना आशिर? उन्होंने सर असबात में हिलाकर झुका लिया। वो खौफजदा नजरों से उन्हें देख रही थी जो गुस्से से भर गए थे। ये यहां क्या कर रही है? तलाक नहीं दी इसे हम? तुम्हारा वो फैसला माफ कर दिया था आशिर, क्योंकि तुम हैदर का इलाज भरपूर करवा रहे थे, मगर ये फिर से यहां क्यों है? ट्रे वहीं छोड़कर वो फिर किचन में भाग गई थी। सिंक पर झुकी वो फिर रोने लगी थी। ये वक्त भी आना था, अब क्या होगा? उसका दोबारा रोना, उसकी बेइज्जती और सकीना का चोरी चोरी हंसना, हैदर की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। बताओ आशिर, ये क्या कर रही है यहाँ? वही जो एक बीवी करती है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। हवेली में गूंजती उसकी आवाज पर सब उसे देखने लगे थे। नाना जान खुद बेयकीनी से उसे देख रहे थे। हैदर इतने ऊंचे लहजे में कभी बात नहीं करता था। मामू, आपको याद है जब चाचू ने वनी का फैसला लिया था, उन्हें पूरा यकीन था कि यह फैसला मेरे हक में बेहतर रहेगा,
और मैंने कहा था मुझे चाचू के यकीन पर यकीन है, तो देखें वो यकीन सूद समेत मिला है। आपको ये नजर आ गया कि वो मुझे छोड़कर गई थी, ये नजर नहीं आया मेरे सच को तस्लीम करके वापस भी आ गई। देखें मुझे, क्या मैं आपको चंद माह पहले वाला हैदर लग रहा हूं जो मौत के मुंह में था, जिसके गुर्दे खराब हो गए थे, जो अल्सर जैसे मर्ज में मुब्तला था? आज मैं बिल्कुल ठीक हूं और अनकरीब शायद पहले जैसा हो जाऊं। ये क्यों नहीं दिखा? ये सिर्फ उसकी वजह से है जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी, मेरे सारे सवालों के जवाबात दिए, जो हर किसी से मेरे लिए लड़ती है। गलतियां सबसे होती हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है किसी को गलती का एहसास होता है तो वो कफारा अदा करता है, और कोई एहसास होते हुए भी बेहिस हो जाता है, और जब सब कुछ ठीक होने लगता है वो फिर शामिल होने लगता है। उसने गुस्सील निगाह सकीना पर डाली जो सर झुका गई, मगर उसके लिए कोई मुकाम बाकी नहीं रहा। मेरी बीवी है रोबा, और मेरी मर्जी से मेरे लिए इस घर में है, और अगले हफ्ते वो मेरे साथ अमेरिका जाएगी, वरना मैं अपने इलाज से इनकार कर दूंगा। उसके फैसले पर आशिर साहब के अलावा सब हैरान हो गए थे। सकीना को आग लग गई थी। हैदर ने दरवाजे में खड़े सुफियान को घूर कर देखा तो हड़बड़ाकर वो अंदर आ गया। अंदर लेकर चलो मुझे वहां नहीं रहना जहां मेरी बीवी की हैसियत पर उंगली उठाए दे। उन्हें दंग छोड़कर सुफियान उसे ले गया। पुप्पो भी उसके पीछे ही चली गई थी। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था किसकी अना सलामत है किसकी नहीं। उन्हें तो इस बात की खुशी थी उसके मरहूम भाई की निशानी बच गई है। किचन के बैक डोर से वो सहन में आ गई थी जहां से हैदर की कमरे की खिड़की मुंसलिक थी। अंदर आते ही पहली नजर झूले पर उदास बैठी रोबर पर पड़ी। एक ठेस सी उठी दिल में। वो चेहरा जो उसे हंसाने की कोशिश में लगा रहता था आज उसे गमगीन कर दिया। उसने जब्त से मुठियां भींच ली थी। उसके सामने वाली कुर्सी पर फुप्पो ना जाने क्या कुछ कह रही थी। उसकी नजर झूले पर बैठी जमीन को घोरती रोबा ही पर थी। रात हो गई थी लेकिन सुबह से वो कमरे में आई ही नहीं थी। अब तो उसे और भी ज्यादा परेशानी होने लगी थी कि वो आएगी भी या नहीं। कहीं नाराजगी में वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी। क्या जरूरत थी हैदर तलाक वाली बकवास करने की? अकेला लेटा वो इन्हीं सोचों में गुम था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने सर ऊपर उठाकर देखा। दरवाजा लॉक करके वो मुड़ी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसने रुख मोड़ दिया। रोबा मेरी बात सुने, बात करें मुझसे। मगर वो सोफे पर लेट चुकी थी। आज मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। रोबा प्लीज मेरी बात सुने। हैदर रात बहुत हो गई है, सो जाए। करवट बदलकर उसने जवाब दिया। हैदर को सिर्फ उसकी पुश्त नजर आ रही थी। वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था। आह! उसके कराहने की आवाज पर उसने एकदम पलट कर उसे देखा। वो अपनी गर्दन मसल रहा था। बहुत दर्द हो रहा है रोबा। दुपट्टा सीधा करते वो उसके पास आई। दराज से बाम निकालकर उसकी जानिब झुकी तो उसने कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, माथा उसके माथे से जोड़ दिया। सॉरी, आई एम सॉरी रोबा। मेरे कहने का मतलब तुम नहीं समझी। नाराज मत हो प्लीज। उसके चेहरे के तासुरात अभी भी बेतासुर थे। अपने चेहरे पर पड़ती इसकी सांसें भी पिघला नहीं पा रही थीं। उसकी फिर वही गर्दान शुरू हो गई। आई एम सॉरी। नरमी से अपना आप उसकी गिरफ्त से निकाला, मगर हाथ पर उसकी पकड़ शायद ज्यादा मजबूत थी, जो छूटने ही नहीं आ रही थी। हैदर, आज सुबह आपने एक फैसला सुनाया था। आप ही कहते हैं अगर फैसला लो तो यह यकीन रखो सही है और उसकी सफाइयां ना दो, लेकिन अगर लगता है गलत है तो सोचें क्यों गलत है। यह हरबा अपने आप पर भी आजमा कर देखें। झुक कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर वो छोड़ने के इरादे में नहीं था। सोचा ना, गलत है, गलत था मेरा फैसला। इंसान भी कभी हवा के बगैर रह पाया है जिसने उसका माहौल बदला हो। आई एम सॉरी। तुम्हारे बाद मैं उसी पस्तियों में दोबारा गिरना नहीं चाहता। प्लीज, आई एम सॉरी। मैं नाराज इसलिए नहीं हूं हैदर कि आपने मुझसे तलाक की बात की। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है, मेरी मोहब्बत कम पड़ गई सकीना की बेवफाई के सामने। उसे याद करके आपको अपना आप बेबस लगता है, तो मेरी मोहब्बत आपको मुअज़्ज़ज़ क्यों नहीं बना पाई? कहाँ कमी रह गई मुझसे? इसी बात से उदास हूं। बेड के किनारे पर उसके साथ बैठती वो हथेलियों को घूरने लगी थी। आप नहीं, मैं सॉरी हूं हैदर। मैं शर्मिंदा हूं आपसे। मेरी हर कोशिश के बावजूद आपको एहसास कमतरी से नहीं निकाल पाई। नहीं,
कोई कमी नहीं है मुझ में, कमी मुझ में है। मैं नहीं समझ पाता खुद मुझे क्या हो गया है। मैंने बस तुम्हें उस कपड़े में देखा जो कुछ वक्त पहले उस लड़की ने पहना था जिससे मुझे शदीद नफरत है। आपको वो नहीं लेना चाहिए था। वो आप लाए थे हैदर। उतने प्यार से मुझे सिर्फ ये नजर आया कि उसमें आपकी मोहब्बत है, दुआएं हैं। इसमें वो मोहब्बत थी जिसका वजूद मिट चुका है, और मुर्दा मोहब्बतों की निशानियां सिवाय अजियत के कुछ नहीं देती। इस वक्त मुझे वो दुपट्टा कम और कफन ज्यादा लग रहा था। वो कफन जो मेरी और सकीना की मोहब्बत के जनाजे से लिपटा था। मैं नहीं चाहता था उसकी सोगवारियत आप पर छाए, वो आपको ताना दे उतरन का। आपने खुद को भी उसी लफ्ज से नवाजा था। पानी से भरी आंखें शिकवा करना उसे देख रही थी, जिस पर वो सर झुका गया। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसके दिल पर भी दस्तक दी थी, जहां से मुझे खाली हाथ लौटा दिया गया। मेरी मजबूरी को देखकर और फिर वनी जैसी रस्म में सजा बन गया मैं आपकी। ये बात मुझे रोज अंदर से जख्मी करती है कि मैं आपको सजा के तौर पर दिया गया हूं। लेकिन मैंने तो आपको कभी सजा नहीं समझा। समझा होता तो वापस क्यों आती। मैं तो मोहब्बत लेकर आई थी हैदर। मेरा क्या कसूर था जो मुझे आप सजा दे रहे हैं। सकीना हमारे बीच कैसे आ गई। उसने हैरत से उसे देखा। वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, समझी आप। उसकी आंखों में नजरें गाड़ी जैसे वो उसे तंबीह कर रहा था। चंद लम्हे उसका चेहरा देखने के बाद वो उठने लगी तो उसने फिर हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दिया ना। उसने मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखकर असबात में सर हिलाया। हैदर के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आ गई थी। नाश्ते की मेज पर नाना जान, मामू, फुप्पो, आशिर साहब, हादी जो फुप्पो का बेटा था, का हर फर्द मौजूद था सिवाय हैदर के। वो अपने कमरे में ही नाश्ता करता था, बल्कि वो ज्यादा रहता ही कमरे में था। हॉट पॉट टेबल पर रखते वो नाना जान की तीखी नजरें खुद पर महसूस कर सकती थी। सब एक साथ हंसते खेलते खुश थे। हादी मनमौजी 21-22 साल का लड़का था, जो इस वक्त भी कानों में हेडफोन्स लगाए कैमरा टेबल पर रखे नाश्ता कर रहा था। हेजल ग्रीन आंखें, डार्क ब्लू बिखरे बाल, हल्की शेव बच्चे का ही लुक देती थी। ऊपर से उसकी फैंटेसी सी पीच कलर की शर्ट और हम रंग ट्राउजर्स, नाजुक सी जान जिसे देखकर एक बार हंसकर सकीना उसके बाल बिगाड़ चुकी थी, जिस पर उसने नागवारी से देखा था। कह भी क्या सकता था, छोटा जो था। हैदर भाई हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे? फोन से नजरें हटाकर उसने आशिर साहब से सवाल किया, जिस पर रोबा ने भी उन्हें देखा। नहीं, वो आता नहीं है। क्यों? रोबा और हादी के मुंह से एक साथ सवाल पर सब उन्हें देखने लगे थे। भाभी आप भी पूछ रही हैं क्यों? उसके सवाल पर वो बौखला सी गई। नहीं, मेरा मतलब क्यों नहीं आएंगे, मैं लेकर आती हूँ। उसे जाते देखकर नाना जान ने आशिर साहब को हैरत से देखा। पिछले 8 महीनों से हैदर सबके साथ नाश्ता नहीं करता, जिस पर उन्होंने नफी में सर हिलाकर कप नीचे रखा। वो अपने कमरे तक महदूद हो गया है। उसे अच्छा नहीं लगता घुलना मिलना। बहुत जोर लगाया मैंने, मगर कभी नहीं। तो जो तुम नहीं कर पाए वो ये लड़की कर लेगी। हैदर अपनी जिद का पक्का है, वो उसे मना लेगा मगर आएगा नहीं। आशिर साहब ने सर्द आह भरकर उसके कमरे की जानिब देखा। हैदर की जिंदगी बदल रही है चचा, वो जरूर आएगा। बेड के किनारे पर बैठा सुफियान ब्रेड पर जैम लगा रहा था और वो दूध के ग्लास को देखकर मुंह बना रहा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, सिल्की ब्लैक माथे पर बिखरे क्लीन शेव, पहले से कहीं बेहतर वो आज लग रहा था। रोबा को देखकर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई थी। नाश्ते की ट्रे उसके सामने से उठाई, ब्लैंकेट भी हटा दी, उसका कॉलर ठीक किया, बालों को सेट किया और सुफियान को बुलाने लगी। इन्हें व्हीलचेयर पर बिठाने में मदद कर दो। सुफियान आगे बढ़ा तो उसने रोक दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने। हाँ, तो वो कर तो रहा था मैं। यहाँ नहीं, सबके साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर। वो उसके पैरों में स्लिपर्स डाल रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना बाहर, आप जाएंगी। आप जाएंगे? रोबा, मैंने कह दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर जाना, मुझे कमरे में ही रहने दो। सुफियान ने रोबा को इशारे से मना भी किया। तो ठीक है, मुझे नाश्ता नहीं करना। हैदर ने खफगी से उसे देखा। ये बचपना है। आप इतने बड़े होकर जिद कर सकते हैं, तो क्या मैं बचपना नहीं कर सकती? कुछ तो सीखूंगी ही ना बड़ों से। गिरने के से अंदाज से सोफे पर बैठे किताब उठा ली। उनकी नोकझोंक देखकर सुफियान मुस्कुराता बाहर चला गया। चंद लम्हे उसे देखने के बाद व्हील चेयर घुमाकर खिड़की के पास चला गया था।
जहां खुश्क पत्ते बिखरे पड़े थे। खिजा का मौसम चार सू फैला, जो दाई की चालें चल रहा था। ठंडी सुबह की किरणें चोरी से आंगन में कदम रख चुकी थी। मध्यम चलती हवा से कहीं कोई पत्ता हिलता, फड़फड़ाता और टूट कर गिर जाता। आज तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, चुप करके बैठो। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो वो पेट पर हाथ रखे खुद से बुड़बुड़ा रही थी। उसके होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई थी। किसे कह रही हैं? चूहों को। पेट में जिंगल लाला हू मचा रखा है, उन्हें कह रही हूं उनको कुछ नहीं मिलेगा। रोबा जिद नहीं करते, नाश्ता करें। हैदर जिद नहीं करते, नाश्ता करें। मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे नाश्ता नहीं करना। रोबा नकल उतार रही हैं। मैं सीख रही हूं जिद कैसे करते हैं। पहियों का रुख मोड़कर उसकी जानिब आया। वहां सकीना भी होगी, मुझे उसे नहीं देखना। कल रात आपने मुझसे कहा था वो हमारे बीच कभी नहीं आ सकती, और आज सुबह ही उसकी वजह से आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में वाज़ेह गिला था, जो हैदर को शर्मिंदा कर गया। गहरा सांस लेकर उसने उसका हाथ थामा। ठीक है, चले। रोबा के चेहरे पर तारों सी चमक आ गई थी। एकदम उठकर उसकी व्हीलचेयर पकड़ी और ताजा तरीन सूरत हाल में गाड़ी एक प्लेटफॉर्म से दूसरी की जानब गामजन हो गई। दरवाजा खोला था। आशिर साहब ने बेचैनी से दरवाजे को देखा और फिर तंजिया मुस्कुराहट से नाना जान को और पीछे देखने का इशारा किया। सबकी नजर एक साथ मुस्कुराते हैदर पर गई थी, जो ना जाने रोबा को क्या कहता आ रहा था। सुफियान ने डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी हटाकर उसके लिए जगह बना दी थी, जहां रोबा ने व्हीलचेयर खड़ी कर दी। अस्सलामुअलैकुम। उसके चेहरे की हशाश बशाश तासुरात, उसका दोबारा से खिलता रूप देखकर उन सभी ने रोबा को देखा जो उसके सामने प्लेट्स लगा रही थी। नाना जान ने भी मुस्कुरा कर रोबा को देखा और आशिर साहब को देखा, जो हंसकर अस्बात में सर हिला गए। सकीना, सुफियान, रोबा सबको सर्व करने में लगे थे। सुफियान तो हैदर के आगे पीछे ही था। सुफियान, मैं ठीक हूं, बैठकर नाश्ता करो। उसे खड़ा देखकर हैदर ने कहा तो वो भी एक कुर्सी पर बैठ गया। रोबा, आप भी बैठ जाएं। जी हैदर, बस ये कहा ना बैठ जाएं। दूसरे में जरा लहजा रोबदार था, जिस पर उसने हार मान ली। सबको उसने बैठने का कहा था। सबसे बात की सिवाय सकीना के नाश्ता खत्म करके आशिर साहब जाने के लिए उठे तो मामू भी साथ ही उठ गए। हैदर से कुछ देर गुफ्तगू के बाद नाना जान भी फुप्पो को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। टेबल पर अब सिर्फ सकीना, सुफियान, हैदर और हादी थे। नाश्ता तो सबने कर लिया था, वैसे ही बातें करते रुक गए। हादी हैदर को अमेरिका की हसीनाओं के किस्से सुना रहा था। सकीना मौका देखकर हैदर के साथ वाली कुर्सी पर आ गई थी, जिसने उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो हादी की बात सुन रहा था। अच्छा, तो आज का क्या प्लान है? ये तो पड़ा है प्लान। उसने कैमरे की जानिब इशारा किया। इस ब्यूटीफुल विलेज की पिक्चर्स बनानी है, विलेज घूमने का प्लान है। अच्छा, किसके साथ? चाय का कप लबों से लगाते वो बात हादी से कर रहा था और नजरें रोबा को घूर रही थी, जो गंदे बर्तन समेटने में लगी थी। सकीना ने कहर आलूद नजर उस पर डाली। मैं यहां हूं। रोबा के सामने होकर उसने हाथ हिलाया तो चाय मुंह से बाहर आ गई। उसे ठसका लग गया था। हैदर, क्या हुआ? वो परेशानी से उसकी पीठ सहलाने लगी। सांस बहाल होने के बाद उसने हादी को देखा तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। सुफियान भी मुंह नीचे किए हंस रहा था। रोबा हैरत से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। हैदर भाई की निगाहें कहीं और थीं और निशाना कहीं और। वो कंफ्यूज सी उसे देखने लगी, फिर बर्तन उठाकर किचन में चली गई। सुफियान, हादी को गांव की सैर करवा दो। उसने हैरत से हैदर को देखा। लेकिन हैदर भाई, आप? रोबा है, उसके होते कैसे फिक्र? सकीना को तो मुकम्मल नजरअंदाज ही किया जा रहा था। हाँ सुफियान, मैं भी तो हूं हैदर के पास। चलो हैदर कमरे में छोड़ दूं। हैदर ने कोई भी जवाब दिए बगैर सुफियान को बुलाया। मुझे फुप्पो और नाना जान के पास ले चलो। सकीना को आग लग गई थी। गुस्से से किचन में गई। तुमने जादू किया है ना उस पर? रोबा ने हैरत से उसे देखा। तुमने नशा किया है क्या? बकवास बंद करो। पहले वो मुझसे बात करता था, जब से तुम आई हो वो मुझे देखता भी नहीं। रिश्ता टूटने होने के बाद भी हमारी बात होती थी, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं हूं ही नहीं। अपना ये मुकाम तुमने खुद बनाया है।
वो तुम्हें इज्जत देते थे, मगर तुमने अपना आप खुद गिराया उनकी नजरों में। ये बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी कि तुम्हें शर्म नहीं। उनके दिए तोहफे का गलत इस्तेमाल करते हुए पहले तुमने उसे धुतकार कर रख दिया, और अब जब तुम दोबारा हैदर को पाने की कोशिश कर रही हो तो उसे इस्तेमाल कर लिया। याद रखना, अब इस राख में फूंके मारोगी ना तो सिर्फ राख उड़ेगी, क्योंकि अब कोई चिंगारी बाकी नहीं रही। तो अपना आप आलूदा करने के बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। नैपकिन से हाथ पोंछती वो बाहर जाने लगी थी जब वो फिर चीखी, ऐसे कैसे जाने दूं? हैदर पर पहले मेरा हक है। तुम तो वनी हो, और वनी की कोई औकात नहीं होती। वो सिर्फ एक निशानी होती है कि हमने कातिलों पर रहम खाया, वरना तुम्हारा भाई जेल में सड़ रहा होता। वो बीवी का मुकाम कभी नहीं देगा तुम्हें, ना अब ना ठीक होने के बाद। अपनी औकात मत भूलना वहीं कहीं की। उसे खरी खरी सुनाकर वो चली गई। रोबा की आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई थीं। हैदर की आवाज पर आंसू पोंछती कमरे में आ गई। रोबा, वो मुझे बुक तो दे दें जो मैं रात को पढ़ रहा था। शायद सुफियान ने शेल्फ में रख दी है। अस्बात में सर हिलाकर वो शेल्फ की जाने मुड़ गई। किताब पकड़ाते हैदर ने उसके चेहरे को देखा तो परेशान सा हो गया। रोबा, क्या हुआ? नफी में सर हिलाकर मुड़ने लगी। मेरी तरफ देखें। आंसुओं से बोझल आंखें उसने उसकी जानिब उठाई तो छलक सी गई। उसे अपने पास बिठाकर चेहरा हाथों में थामा। क्या हुआ? सकीना ने कुछ कहा है? उसके कहने न कहने से हकीकत तो नहीं बदलेगी ना? कैसी हकीकत? यही कि मैं निशानी हूं कि आपने मेरे घर वालों पर रहम किया है। मैं वनी हूं, आपकी बीवी नहीं। मुझे वो मुकाम कभी नहीं मिलेगा जो आपकी बीवी हूं। मैं आपकी बीवी हूं ना हैदर? जिस पर उसने नफी में सर हिलाया। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। आप मेरी बीवी नहीं हो। बीवी होती है जो जिंदगी बांटने आती है, नस्लें बढ़ाने आती है। आप तो मेरी शरीके हयात हो, मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा, या यूं कहो मेरी आधी उम्र हो। हर चीज से अजीज। मेरे दुख सुख दर्द गम सब बांटा है आपने, और आपका मुकाम भी आपको जरूर मिलेगा। बस दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं। उसके बाल कान के पीछे अड़स कर आंसू पोंछे। चलें, मुझे स्माइल करके दिखाएं मेरी मॉर्निंग गुड करने के लिए। हैदर, आई लव यू। उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा ठीक है। उसने मुंह बनाकर उसे देखा। आई लव यू ना? अच्छा बाबा ठीक है। गुस्से से हाथ छुड़ाकर वो उठ गई, मुंह बनाकर उसे देखा और अलमारी की तरफ चली गई। ना शुक्र, कभी नहीं सोचा था इतना अनरोमांटिक हस्बैंड मिलेगा। सूटकेस उतारती वो बुड़बुड़ा रही थी और वो उसके शगुफे सुन रहा था और मन ही मन में अपनी ठीक होने की दुआएं कर रहा था। तभी तो वो उससे इजहार करता, सुफियान ट्यूबवेल में जाओ ना, मैं तुम्हारी पिक्चर बनाता हूँ। किसानों, फसलों, दरख्तों और न जाने किस किस की तस्वीरें खींचने के बाद वो सुफियान से डिमांड कर रहा था। पीच कलर की ढीली सी शर्ट जिस पर बीच प्रिंट हुआ था, व्हाइट ट्राउजर, माथे पर बिखरे बाल, पैरों में कैंची चप्पल, वो रफ से होलिये में ही बाहर आ गया था। उसके बरअक्स लाइट ब्लू कलर की शर्ट, ब्लू जीन्स में सुफियान काफी जाज़िब नजर रख रहा था। कोई दूर से देखता तो यही सोचता सुफियान इसका मालिक है। नहीं, मैं खुले में नहीं नहाता और वैसे भी कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ठीक है, तुम पिक्चर बनाओ, मैं जाता हूँ। कैमरा उसे थमाकर वो ट्यूबवेल में कूद गया था। सुफियान उसकी तस्वीरें बना रहा था। वो कभी पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करता, कभी अपने सीने पर गिरता महसूस करता। अचानक उसे खिलखिलाती खनकती हंसी सुनाई दी। उसने बाग की जानिब देखा और शायद तब हादी के बचपने हंसी और लाउबालीपन ने हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। सफेद सूट पर धानी आंचल, सुरमे से भरी आंखें, खुले बाल और हाथों में अमरूद। देख किंजा, लगता है पहली दफा ट्यूबवेल देखा है। सुफियान ने आंखों से कैमरा हटाकर कीना तोड़ नजरों से जेबो को देखा, जो अपनी सहेली के साथ आज फिर बाग में घुसी हुई थी। हादी अभी भी साकिन उसे देख जा रहा था, जो सुफियान को उसे देखता पाकर वहां से चली गई थी। हादी की नजरों ने उसका दूर तक ताक़ुब किया। हादी, हादी। सुफियान के पुकारने पर वो बौखला सा गया। ये कौन थी? ये रोबा भाभी की बहन थी। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। नाम क्या है उनका? जेबो, मेरा मतलब जेबा। गीले कपड़ों समेत वो ट्यूबवेल से बाहर आया। चलो घर चलें।
लेकिन अभी तो आधा गांव भी नहीं हुआ। बस जितना देखना था देख लिया, इससे आगे अब देखा भी नहीं जाना। कैमरा उसके हाथ से लेते वो खोए खोए अंदाज से आगे बढ़ रहा था। खेतों में 4 सू उसे अब भी वही गूंज सुनाई दे रही थी। चमकती धूप में धनक की तरह उसका आंचल लहराता नजर आ रहा था। उसने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया। ओह, हौसला। सुनो, मुझसे नाराज ना होना, कहीं खामोशियां आशियां न कर लें कि वो तो बदगुमानियों का सामान होती है ना। मेरे आंसुओं को यूं बेमोल ना करना, मोहब्बतों की जुबानें टाल मटोल ना करना, कि रंजिशें जुदाइयों का जहान होती है ना। मेरी पाकीज़गी का अक्स है आंखें मेरी, कि इस बंजर जमीन पर किसी के कदमों के निशान नहीं तुम्हारे सिवा। मगर तुम्हारा यूं रुख फेरना खौफ देता है, बेरुखी तो बेवफाई की जुबान होती है ना। सुनो, मुझसे नाराज ना होना, कहीं खामोशियां आशियां न कर लें कि वो तो बदगुमानियों का जहान होती है ना। नदीम नाश्ते की टेबल पर टोस्ट पर जैम लगा रहा था और वो हसरत से उसे देख रही थी। पिछले हफ्ते उनकी शादी की सालगिरह थी। उसने पूरा अरेंजमेंट किया था, गिफ्ट लिया था, मगर वो भूल गई। शाह के साथ सो गई और वो इंतजार करता रह गया। और उस दिन से आज तक वो उससे बात नहीं कर रहा था। अगली सुबह उसके कमरे की अरेंजमेंट, कार्ड्स, गिफ्ट्स देखकर वो कितनी ही देर रोती रही थी, अपनी यादाश्त का मातम करती रही थी। आज कितनी कोशिशों में एक और कोशिश की थी अंडे का हलवा बनाकर। वो चाय पी रहा था, हलवा खाना तो दूर उसे देखा भी नहीं था। नदीम, हलवा नहीं खाया, बिल्कुल वैसा है जैसे आपको पसंद है। मन नहीं है। चाय का कप रखकर ओवरऑल उठाता वो जाने लगा जब उसने हाथ पकड़ लिया। उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा जो आंखें खारे पानी से भरी बैठी थी। सॉरी नदीम। उसने नरमी से उसका हाथ हटाया। गेस्ट रूम तैयार करवा देना, हैदर और उसकी वाइफ यहीं रहेंगे। वो मैंने करवा दिया है नदीम, आई एम सॉरी। उसका रास्ता रोकने से उसे लगता था शायद वो रुक जाए, मगर उसे एक तरफ खिसका कर वो दरवाजे से बाहर निकल गया और वो पीछे रोती रह गई। गाड़ी में बैठकर उसने सर पीछे सीट से टिकाकर आंखें मूंद ली। बंद आंखों से आंसू निकलकर कॉलर में जज्ब हो गया। तुम भूल चुकी हो नाजी कि तुम मेरी मोहब्बत थी, तुम मुझे भूल गई। खुद को कंपोज करता वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे लग रहा था शायद नाजी और उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। नाजी को कभी एहसास नहीं होगा कि वो शाह में किस कदर मसरूफ हो गई है, कि अपने शौहर को भूल गई है। मगर शायद कोई था जो आ रहा था उनके रिश्ते की गिरह खोलने। वो आधे घंटे से परेशानी में फोन को घूर रही थी, जहां सुफियान की वालदा की कॉल बंद हुई थी। उसे बहुत तेज बुखार था और जुकाम भी। बदलते मौसम ने उसे अपनी जद में ले लिया था, इसलिए आज वो नहीं आ सकता था। ऐसा पहली बार हुआ था। आशिर साहब भी पिछले 2 दिन से गांव से बाहर थे। उसने 2-3 हॉस्पिटल फोन किया, मगर कोई भी मेल नर्स मौजूद नहीं था। उसने एक नजर सोते हुए हैदर को देखा, जिसके उठने में कुछ ही वक्त रह गया था। उसने जो सोचा था वो उसके लिए कभी नहीं मानने वाला था। वो कभी अपना बोझ रोबा पर डालने के लिए नहीं मानने वाला था। गहरा सांस लेकर उसने खिड़की से पर्दे हटाए। खिड़कियां खोली तो बेचैन सूरज की किरणें हैदर का माथा चूमने, उसे गुदगुदाने पहुंच गई। चेहरे पर हाथ रखते उसने आंखें खोली तो सुनहरी रोशनी में रोबा का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। गुड मॉर्निंग हैदर। मुस्कुराकर उसने अजबात में सर हिलाया। व्हील चेयर घसीटती उसके करीब आई, बेड ग्राउंड से उसकी टेक लगवाई। जमाई लेते उसने बालों पर ऊपर की जानिब हाथ फेरा तो वो फिर बिखर कर माथे पर आ गए। वो सर झुकाए अपने पैरों को देख रही थी। क्या हुआ रोबा, कोई बात है? हैदर, वो सुफियान बीमार है और हादी आशिर अंकल के साथ गांव से बाहर है। शाम तक आएंगे तो क्या? उसने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। तो आज आपके सारे काम मैं करूंगी। मैं आपको वॉशरूम ले जाऊं? नहीं, कभी नहीं। उसकी करख्त आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो उसे कांपने पर मजबूर कर दी। और वो न जाने किस किस को फोन मिला रहा था। हर तरफ से ना थी, कोई भी मेल नर्स नहीं मिल रहा था। उसने भी उसी कोशिशों से नहीं रोका,
तकरीबन पौने घंटे बाद वो फिर उसके करीब आई। रोबा दूर रहे। चंद लम्हे वो उसका चेहरा देखती रही, फिर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद उसने फोन जमीन पर पटक दिया। ना जाने क्यों आज इतने महीनों बाद वो फिर टूट रहा था। मोहताजी अपना आप दिखाने जो आ गई थी। उसका दिल कर रहा था शर्मिंदगी से डूब मरे। इन्हीं सोचों में गुम उसने दरवाजे की जानिब देखा, जहां माली रोबा के साथ चला आ रहा था। साहब को व्हील चेयर पर बिठाने में मदद करो। व्हील चेयर की पोजीशन सेट करने के बाद वो उसके सर की तरफ आई। रोबा, मैंने मना कर दिया है। रफीक भाई, मजबूत हाथों से पकड़िएगा। उसने घूर कर रफीक को देखा, जो कंबल हटाकर उसे उठाने की तैयारी कर रहा था। उसके लाख इनकार के बावजूद भी उन्होंने उसे व्हील चेयर पर शिफ्ट कर लिया था। शुक्रिया रफीक भाई। कोई बात नहीं, जरूरत है तो मुझे बता दे, मैं घर देर से चला जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं, आप जाएं, मैं देख लूंगी। मुस्कुरा कर वो पलटा। कितनी नेक बीवी है। और वो उसे घसीटती वॉशरूम में ले आई, जो मुंह फुलाकर बैठा था। हैदर। रोबा, बस बहुत हो गया। जब मैंने मना किया था तो क्या जरूरत थी मेरा बोझ उठाने की। हैदर, आप बोझ नहीं है मुझ पर, मेरी जिम्मेदारी है। वो झुककर उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी तो उसने व्हील चेयर पीछे धकेल दी। बाहर जाए, मैं कर लूंगा। हैदर, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। वो उसकी जानिब बढ़ी तो वो फिर पीछे खिसकने लगा, मगर इस बार रोबा ने व्हील चेयर ही पकड़ ली और फिर उसके इनकार के बावजूद उसने उसका हर काम किया था। उसके कपड़े तक बदलने में उसकी मदद की थी। इस दौरान वो बस शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था और ये बात रोबा को अंदर से तकलीफ दे रही थी। उसे शर्मिंदगी के साथ शर्म भी आ रही थी, जो शायद आंसू बनकर आंखों के किनारे पर पहुंच गई। उसे फ्रेश करवाने के बाद वो कमरे की जानिब आई। बेडशीट तब्दील करने के बाद वो उसकी जानिब मुड़ी तो अभी भी मुंह लटकाए बैठा था। हैदर, हो गया, चलें आपको बेड पर शिफ्ट कर दूं। नहीं, मैं ठीक हूं यहीं। मगर वो व्हील चेयर बेड तक लाई, आराम से उसके पैर पायदान से उतार जमीन पर रखे। रोबा, आप अकेले नहीं। बात मुकम्मल होने से पहले ही वो उसके मुंह पर हाथ रख चुकी थी। घुटनों के बल बैठकर उसने चेहरे उसके बराबर किया और मोहब्बत से उसके माथे को छुआ। हैदर, मैं कर लूंगी। आपको पता है मुझे आज कितनी खुशी हुई है आपकी खिदमत करके। आज मैं अपने आप को आपकी बीवी महसूस कर रही हूँ, वरना जब मैं आपका कोई काम कर नहीं पाती थी मुझे अजनबी सा महसूस होता था। और वैसे भी मोहब्बत में तो सब करना पड़ता है ना। मुझसे कैसी शर्म, कैसा पर्दा। ये सब जो मैंने किया वो मेरा हक, मेरी जिम्मेदारी, मेरा फर्ज था, तो मुझे करने देना। मुझे जन्नत में आपके साथ रहना है। अपनी बात मुकम्मल करके उसके मुंह से हाथ हटाया, जो नम आंखों से उसे देख रहा था। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं तुम मेरी गंदगी उठाओ, मेरा वजन उठाओ। अगर मुझे संभालते तुम्हें चोट लग जाती तो मैं मरहम लगवाती, आपसे अपना सर दबवाती, टांगे दबवाती, आपके बाजू पर सर रखकर इतना सोती कि वो दर्द से कराह उठता, पूरा बदला लेती। मगर हाय रे किस्मत, कुछ नहीं हुआ, पैर भी नहीं फिसला। उसने एक हसरत से आह भरी और वो बस देखता रह गया, जो हर बात कितनी आसानी से बदल जाती थी। मुझे घूरना ही है या नाश्ता भी करना है। अपनी पूरी हिम्मत से उसने उठाकर बेड पर बिठाया, फिर पैर उठाकर बेड पर रखने के बाद उसको सीधा किया और बेड क्राउन से टेक लगवा दी। फिर हाथ झाड़ते गहरी सांस खारिज की और हंसकर उसे देखा। देखें, मैंने कर लिया ना। मगर देखें, मुझे फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतने भी कोई पहलवान नहीं हैं आप, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं। आप आराम करें, मैं नाश्ता लाती हूं। उसे मुस्कुराता छोड़कर वो चली तो दरवाजे के पास रुककर उसे देखा, जो सर झुकाए बैठा था। हैदर, उसने सवालिया नजरों से देखा। शर्माए मत, मैंने कपड़े बदलते आपको बिल्कुल नहीं देखा। हैदर का मुंह खुला रह गया था। उसने कुशन उठाकर उसे मारना चाहा तो वो हंसती गायब हो गई, और वो भी हंस दिया। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो किचन में नाश्ता बना रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। सकीना दरवाजे में खड़ी उसकी खुशी देखकर जल भुन रही थी। खैरियत है, बड़े गीत गाए जा रहे हैं आजकल बेशर्मों की तरह। रोबा ने गहरा सांस लेकर दलिया बाउल में डाला। मैंने एक हिसाब लगाया है, तुम्हारे दिन में 2-3 बार तुम्हारा ना हो जाए तो तुम्हारा सामना ना हो जाए तो तुम्हें खाना हजम नहीं होता। पर आज बिल्कुल भी मूड खराब करने का मूड नहीं है।
ट्रे उठाकर किचन से बाहर चली गई। वो कमरे में आई तो वो कुरान की तिलावत कर रहा था। नाश्ता टेबल पर रखकर वो इंतजार करने लगी। वो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा था। कमलाया सा चेहरा अब खिला खिला फ्रेश रहता था। होंठों पर एक मुस्तकिल मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। वो बातें सुनाने लगा था। रोबा और उसकी नोकझोंक होने लगी थी। रोबा उसे तंग करती थी तो वो मसनूई और कभी कभी असली वाला गुस्सा भी करता था। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता गुजरता जा रहा था और वक्त के साथ हर जख्म भरकर मंदमल हो जाता है। ये 2.5 महीने रोबा के लिए 250 साल की मानद गुजरे थे। वही जानती थी कि उसने कैसे जरा जरा जोड़कर हैदर का वजूद दोबारा संजोया है, कैसे उसकी जिंदगी जीने की खोई हुई उम्मीद को वापस लाई है, कैसे वो उसे सकीना की बेवफाई से बाहर लाई है, कैसे उसने उसकी मौत की दुआ जिंदगी की दुआ में बदली। वो हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था और फिर एहतराम से कुरान पाक दराज में रख दिया। क्या मांगा? यही कि मैं अमेरिका से वापस अपने पैरों पर चल कर आऊं। बेड के किनारे पर बैठकर उसने ट्रे सामने रखी। दलिये को देखकर हैदर के तासुरात कुछ अच्छे नहीं थे और रोबा के हाथों से चम्मच उसके मुंह तक पहुंचते वो और बिगड़ गए थे, मगर फिर भी उसे हलक से उतार लिया। वो उसे खिला रही थी और वो उसे नजरें उठाकर देख भी नहीं रहा था। अचानक उसकी नजर रोबा पर पड़ी थी। वो दांतों तले निचला होंठ दबाए उसे देख रही थी। क्या है? क्या है? उसने भी पलटकर यही जवाब दिया। रोबा क्या है? हैदर आपको क्या है? ये चोरी चोरी हंसी किस बात की आ रही है? आप ये नई नवेली दुल्हन जैसी अदाएं क्यों दिखा रहे हैं? उफ मेरे अल्लाह, आप कितना शर्माते हैं। मैं लड़की होकर इतने नखरे नहीं करती जितने आप लड़के होकर कर रहे हैं। उसने आंखें छोटी करके उसे देखा। आप ना आज बहुत बेबाक बातें कर रही हैं। चम्मच नीचे करके उसने मसनूई गुस्से से कहा, जिस पर वो आंखें पटपटाकर मासूमियत से देखने लगी। आपने मुझे बेशर्म कहा? हाँ जी। अच्छा जी, चले कोई बात नहीं, कह ले, हक है आपका, क्योंकि मुझे अपना आप बीवी कम और शौहर ज्यादा लगता है। एक और शोशा छोड़कर वो हंसने लगी। हैदर ने मुस्कुराकर सर झटका जब दरवाजे से आती सकीना पर नजर पड़ी। एक नजर हंसती रोबा को देखा और फिर से चेहरा तनकर सपाट हो गया और अंदर आती इससे पहले हैदर ने उसे हाथ के इशारे से वापस जाने का कह दिया था। वो कुछ कहना चाहती मगर उसकी जल्लाद देने वाली नजरें उसे डरा गई थी, इसलिए वो खुद चली गई। खुद को कंपोज करके उसने मुस्कुरा कर रोबा को देखा और बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया। खुले बाल हैदर के सीने से टकरा गए थे। एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती गर्म सांसें एकदम ही गहरी हो गई थी। नजर लग जाएगी मेरी, उसके बाल कान के पीछे अड़सकर नरमी से कहा तो वह मुस्कुराकर दूर हुई। मेरे अलावा किसी और के सामने मत हंसिएगा, ऐसे नजर लग जाएगी। उसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया, मगर उसकी कुर्बत में दिल बेकाबू होकर भी अभी तक धड़क रहा था।